रिबॉर्न ऑफ हार्टलेस बिलियनर एपिसोड 18। कुछ देर के बाद राठौर फैमिली के सब लोग ब्रेकफास्ट कर चुके थे। अमानत अपने कॉलेज के लिए निकल चुकी थी और अथर्व और अबीर दोनों अपने ऑफिस के लिए। मन्नत भी अपनी डांस क्लास के लिए निकल गई थी। अमानत जब कॉलेज पहुंची तो उसे गेट पर ही सुमन नजर आए। सुमन ने जैसे ही अमानत को देखा वो दौड़ते हुए जाकर अमानत के गले से लग गई। उसने खुशी भरी आवाज में कहा, अमानत मेरी जान, पूरे कॉलेज में चारों तरफ सिर्फ तेरी चर्चा हो रही है। जब से सब लोगों को पता चला है कि तू किसकी बेटी है, कोई भी तेरे बारे में उल्टा सीधा कहने की हिम्मत नहीं कह रहा है। जो लड़के लड़कियां कहते थे ना कि तू मोटी है, तू अच्छी नहीं दिखती, तू मेकअप नहीं करती, वो लड़के लड़कियां अब तुझे देखते ही तुझे प्रपोज करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। ये सोच सोच कर कि तू अथर्व राठौर की बेटी है, उनकी क्या हालत हो रही है तू सोच भी नहीं सकती। उन सब के एक्सप्रेशन और उन सब के रिएक्शन को देखकर मुझे इस वक्त खुशी से नाचने का दिल कर रहा है। सुमन की बात सुनकर अमानत ने मुंह बनाते हुए कहा, छोड़ो, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे डैडी पहले से हमारे थे, इसलिए हम किसी को सच नहीं बताना चाहते थे, क्योंकि हमें पता था कि सब लोग हमारे पैसों को देखकर हमसे दोस्ती करना चाहेंगे और हमें ऐसी दोस्ती बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हमें बस तुम्हारे जैसी दोस्ती चाहिए जो हमेशा हमारे साथ पहले की तरह रहे। अमानत की बात सुनकर सुमन ने उसके गालों को चूमते हुए कहा, मेरी जान, मैं तो हमेशा तेरे साथ जैसी हूं वैसी रहूंगी। अच्छा, अब चल अंदर देखते हैं कि सब लोग तुझे देखकर कैसे रिएक्ट करते हैं। तुझे किसी की तरफ ध्यान नहीं देना है, तुझे सबको इग्नोर करके मेरे साथ चलना है, क्योंकि तू सिर्फ मेरी बेइज्जती है। याद रखना, तू मेरे अलावा किसी और को अपनी बेइज्जती नहीं बना सकती। मुझे बहुत जलन होती है, बहुत ज्यादा। सुमन की बात सुनकर अमानत ने हंसते हुए कहा, हम किसी और को अपना दोस्त क्यों बनाएंगे, जब हमारे पास इतनी प्यारी दोस्त है, और अगर किसी और को दोस्त बनाएंगे भी तो बेस्ट फ्रेंड तो कभी नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमारी बेस्ट फ्रेंड तो तुम हो। अमानत की बात सुनकर समान खुश हो गई। वो दोनों चलते हुए कैंपस से अंदर की तरफ जा रहे थे। वहां पर मौजूद सभी स्टूडेंट्स अमानत को ही देख रहे थे। उन्हें अच्छे से याद था कि कल अथर्व ने कैसे लक्ष्य की हालत खराब कर दी थी। उसके मुंह से खून निकल रहा था, पर कोई उसे रोकने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लक्ष्य लगभग मरने की हालत में आ गया था। अगर अथर्व उसे मारना चाहता तो भी उसे वो मार सकता था, पर उसने उसे छोड़ दिया। सब लोग बस यही बात कर रहे थे कि द ग्रेट अथर्व राठौर की एक बेटी भी है और वो उनकी क्लासमेट है, उनके कॉलेज में पढ़ती है, और उन लोगों को ये बात पता ही नहीं थी। अमानत सबको इग्नोर करके कैंटीन में आकर बैठ गई, क्योंकि क्लासेस स्टार्ट होने में आधे घंटे का वक्त था। कैंटीन में भी सब लोग बस उसे ही देख रहे थे, पर अमानत सबको इग्नोर कर रही थी। सुमन अपने लिए और अमानत के लिए सैंडविच लेकर आ गई थी। उसने सैंडविच खाते हुए कहा, सब लोग कैसे घूर रहे हैं ना तुझे, जैसे तू दुनिया का 8वां अजूबा है। सुमन की बात सुनकर अमानत ने मुंह बनाते हुए कहा, हमें गुस्सा आ रहा है, हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई हमें ऐसे घूर कर देखे। ऐसा लगता है जैसे हम सच में कोई एलियन है। ये लोग हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? हमने कौन सी प्रॉपर्टी चुरा ली है, सिर्फ हमारे डैडी की वजह से हमें ऐसे घूर कर देख रहे हैं? कहीं इन सभी लोगों की हमारे डैडी पर गंदी नज़र तो नहीं है ना? माना कि हमारे डैडी इस उम्र में भी हैंडसम दिखते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं कि हमारे डैडी इनमें से किसी चुड़ैल को पटाएंगे। हमारी मम्मा अभी भी इन सब से ज्यादा प्रीटी और ब्यूटीफुल दिखती है। डैडी तो मम्मा के अलावा किसी और को देखते भी नहीं। हम अभी सब चुड़ैलों को बोलते हैं। कहते हुए अमानत सैंडविच को छोड़कर टेबल पर उठकर खड़ी हो गई। उसने कैंटीन में मौजूद सभी लोगों को देखकर उन सबको घूर कर देखा और फिर अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए कहा, हमें ऐसे घूर घूर कर देखना बंद करो। अगर हमें नजर लग गई और हमारी तबीयत खराब हो गई तो हमारे डैडी तुम सबको बेल्ट से मारेंगे। अमानत की बात सुनकर सबके चेहरे पर डर नजर आने लगा। अमानत ने सबके डरे हुए चेहरे की तरफ देखकर सेटिस्फैक्शन भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, और तुम सभी चुड़ैलों। कहते हुए उसने कैंटीन में मौजूद सभी लड़कियों की तरफ देखा। खुद के लिए चुड़ैल सुनकर सारी लड़कियां उसे घूरने लगी, पर अगले ही पल जब उन्हें एहसास हुआ कि अमानत कौन है, उन सब ने उसे घूरना बंद कर दिया। अमानत ने एटीट्यूड के साथ कहा, हमारे डैडी बहुत हैंडसम है, इसलिए हमारे डैडी पर नजर डाल रही हो तो भूल जाओ, क्योंकि हमारे डैडी हमारी मम्मा के अलावा किसी और को देखते भी नहीं। तुम सभी चुड़ैलों को देखना तो दूर की बात है, इसलिए हमारे डैडी के बारे में अपने दिल में आए हुए गंदे ख्यालों को निकाल दो। वो तुम्हारे डैडी की उम्र के हैं, समझ आया? कहते हुए अमानत कुर्सी पर वापस आकर बैठ गई।
इस वक्त कैंटीन के दरवाजे से उसे अस्तित्व अपनी तरफ आता हुआ नजर आया। अस्तित्व को देखकर अमानत के पेट में तितलियां उड़ने लगी। उसने खुद से कहा, ऐसा लग रहा है जैसे संगीत बज रहा है, जैसे कोई गिटार बजा रहा है, जैसे आसमान से फूलों की पंखुड़ियां हमारे ऊपर बरस रही हैं। सच में डैडी ने कहा था कि प्यार सबसे प्यारा होता है। अब हमें एहसास हो रहा है कि सच में प्यार बहुत प्यारा होता है। अमानत प्यार भरी नजरों से अस्तित्व को देख रही थी। आज उसके साथ वेदांत और सौरभ नहीं थे। ये देखकर सुमन का मूड खराब हो गया क्योंकि उसे वेदांत को देखना था। हालांकि उसने तय कर लिया था कि अब वो वेदांत को उतना परेशान नहीं करेगी, वो बस दूर से देखकर खुश हो जाया करेगी क्योंकि वो समझ गई थी कि वेदांत को एक शांत और सुलझी हुई लड़की चाहिए। अस्तित्व आकर अमानत के बगल में बैठ गया। अमानत अभी भी प्यार भरी नजरों से उसे देख रही थी। ये देखकर अस्तित्व ने उसके सामने चुटकी बजाते हुए कहा, माना कि मैं बहुत हैंडसम हूं पर इस तरह से मुझे घूरकर मत देखो। देखो सब लोग हमें देख रहे हैं। क्या सोच रहे होंगे सब लोग कि तुम्हारी गंदी नजरें मुझ पर हैं। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने उसे मुंह बनाकर देखा और फिर अगले ही पल एटीट्यूड के साथ कहा, तो तुम हमारे बॉयफ्रेंड हो, तुम पर गंदी नजरें नहीं रखेंगे तो किस पर गंदी नजर रखेंगे। हमें पूरा हक है तुम पर गंदी नजरें रखने का। अमानत का बोल्ड आंसर सुनकर अस्तित्व ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, ठीक है फिर कैसी गंदी नजर है मुझे अकेले में बताना। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत के गाल गुलाबी हो गए। उसने जल्दी से अपने आप को संभालते हुए कहा, ठीक है बता देंगे, अब बकवास बंद करो, हमें भूख लगी है खाना खाने दो। कहते हुए अमानत चुपचाप उसे इग्नोर करके अपना सैंडविच खाने लगी। हालांकि उसका ध्यान अभी भी अस्तित्व पर ही था पर वो ऐसे दिखा रही थी जैसे वो उसे इग्नोर कर रही हो। अस्तित्व भी ये बात अच्छे से जानता था। सुमन मुस्कुराते हुए उन दोनों के बीच के क्यूट से इंटरेक्शन को देख रही थी। उसने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, हे भगवान बस मेरा वेदू एक दिन मुझे इसी तरह से प्यार भरी नजरों से देखे। क्या मुझे भी लड़की बनना पड़ेगा? मैं तो लड़की हूँ, मुझे लड़कियों के कपड़े पहने होंगे, लड़कियों के जैसी हरकतें करनी होगी। पर बचपन से गुंडे की तरह हरकतें कर रही हूँ, अचानक से लड़की कैसे बन जाऊं? हे भगवान अगर पहले पता होता कि ऐसी हरकतों की वजह से मुझे कोई पसंद नहीं करेगा तो मैं भी लड़कियों की तरह हरकत करती। क्यों गंदा बनकर घूमती? सुमन खुद से बात कर रही थी। अस्तित्व जो कि प्यार भरी नजरों से अमानत की तरफ देख रहा था, अचानक से उसका मोबाइल रिंग करने लगा। मोबाइल की आवाज सुनकर उसने एक नज़र अमानत की तरफ देखा और फिर अपना मोबाइल निकालकर कॉलर आईडी को देखने लगा। कॉलर आईडी पर फ्लैश हो रहे नाम को देखकर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। अगले ही पल वो अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया और बिना कुछ कहे तेज कदमों से वहां से जाने लगा। अमानत जो कि अपना चेहरा नीचे करके मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। उसे इस तरह से जाते हुए देखकर उसने खुद से कहा, बताया भी नहीं जा रहा हूं खड़ूस कहीं का। अमानत की बात सुनकर सुमन ने कहा, मेरी जान तू ही उसे इग्नोर कर रही थी, वो तो तुझे प्यार से देख रहा था। इम्पोर्टेंट कॉल होगा इसलिए गया है, इतनी फिक्र क्यों कर रही है तू? चल हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी थोड़ी देर में। आज पहली बार हम दोनों जल्दी क्लास अटेंड करेंगे वरना तेरी वजह से हमेशा हम दोनों क्लास में लेट पहुंचते हैं और टीचर की डांट सुनते हैं। पर अब मुझे लगता है कि चाहे हम कितना भी लेट क्यों ना पहुंचे कोई नहीं डांटने वाला। आखिर सबको तेरी रियल आइडेंटिटी पता जो चल गई है। सुमन की बात सुनकर अमानत ने कुछ नहीं कहा। कुछ देर के बाद अस्तित्व अपना मोबाइल लेकर कॉलेज से कुछ दूरी पर कॉलेज के दूसरे हिस्से पर आ चुका था। उसने कॉल उठाकर बेहद गुस्से भरी आवाज में कहा, मैंने कहा था ना तुझे मुझे कॉल मत करना। क्या तुझे मेरी बात समझ नहीं आती या फिर अपनी बेइज्जती करवाने का कुछ ज्यादा ही शौक है? अस्तित्व की बात सुनकर दूसरी तरफ से उससे भारी आवाज सुनाई दी, तमीज से बात करो, बाप हूं तुम्हारा। अस्तित्व ने जैसे ही ये सुना उसने गुस्से से कहा, डोंट यू डेयर मिस्टर राघव जोशी, तू मेरा बाप नहीं है। तेरी औकात नहीं है कि तू खुद को मेरा बाप कह सके, तू एक गली का कुत्ता है। अस्तित्व की बात सुनकर दूसरी तरफ से राघव ने चिल्लाते हुए कहा, तमीज से बात करो, मेरे बेटे हो, वरना अब तक जो कुछ भी तुमने मुझे कहा है वो सब कुछ कहने वाले इंसान की मैंने अब तक गर्दन काट दी होती। राघव की बात सुनकर अस्तित्व ने हंसते हुए कहा, तुझे लगता है कि तू मेरी गर्दन काट सकता है? तुझसे कई गुना ज्यादा पहुंची हुई चीज हूं मैं।
अगली बार से मुझे कॉल मत करना, क्योंकि जब भी मैं तेरा नाम देखता हूँ मुझे इतनी नफरत होती है तेरे नाम से, इतना गुस्सा आता है कि दिल करता है कि तू जहाँ है वहाँ आकर तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूं। इसलिए अगली बार से अपनी गटर जैसी शक्ल मत दिखाना और कॉल भी मत करना। उसने इतना कहा ही था कि उसे कुछ दूरी पर खड़ा राघव जोशी नजर आया, जो कि गुस्से से उबल रहा था। राघव जोशी को अपने सामने देखकर अस्तित्व ने गुस्से से कहा, इसे समझ नहीं आता, फिर ये जानबूझकर अनजान बनकर मेरा दिमाग खराब करना चाहता है। सोचते हुए अस्तित्व तेज कदमों से चलता हुआ वहां पर आ गया। कुछ दूरी पर खड़े राघव ने जैसे ही अपनी तरफ अस्तित्व को आते हुए देखा, उसके हाथों की पकड़ भी मोबाइल पर मजबूत हो गई। अस्तित्व ने राघव के सामने आकर बेहद नफरत भरी आवाज में कहा, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? सुकून से जीने क्यों नहीं देते हो मुझे? अस्तित्व की बात सुनकर राघव ने गुस्से से कहा, बाप हूं मैं तुम्हारा और मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया है। जो कुछ भी हुआ था वो तुम्हारी माँ की वजह से हुआ था, इसलिए तुम उसका दोष मुझे नहीं दे सकते। अस्तित्व ने जैसे ही ये सुना उसने गुस्से से कहा, जो कुछ भी हुआ था वो मेरी माँ ने किया था। तुमने मेरी माँ का रेप किया था। यू आर ब्लडी रेपिस्ट, और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अपना बाप मानूंगा? मेरी माँ की आंखों में आए हुए आंसुओं को मैं नहीं भूल सकता। मेरे बाप का नाम विहान शेखावत था और मेरा नाम अस्तित्व शेखावत है, इसलिए अब चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। अस्तित्व की बात सुनकर राघव ने उसे देखकर हंसते हुए कहा, तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे ये कहने से कि मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ सच बदल जाएगा? आज भी चलकर देख लेते हैं डीएनए टेस्ट करके। अगर तुम्हारा डीएनए मुझसे मैच नहीं हुआ तो मैं सबके सामने घुटनों के बल बैठकर अपनी नाक रगड़कर तुमसे माफी मांगूंगा। अगर तुम तैयार हो डीएनए टेस्ट करने के लिए तो चलो मेरे साथ। राघव की बात सुनकर अस्तित्व ने दांत पीसते हुए कहा, अपनी घटिया जुबान बंद करो, ना मुझे कोई डीएनए टेस्ट करवाना है ना तुम्हारे साथ कहीं आना है। ब्लडी रेपिस्ट गेट लॉस्ट। राघव ने अपने लिए ब्लडी रेपिस्ट सुनकर गुस्से से कहा, मैंने कुछ नहीं किया था, तुम्हारी माँ की गलती थी। मैंने उससे नहीं कहा था कि वो नशे में मेरे करीब आए। मैंने तो अपनी मन्नत को हाथ लगाने के बारे में सोचा था, पर मेरी मन्नत की जगह पर तुम्हारी माँ मेरे पास आ गई। इसमें मेरी क्या गलती थी? और अगली सुबह वो वहां से भाग गई तो इसमें उसकी गलती थी। जब वो प्रेग्नेंट थी और उसकी कोख में मेरा बच्चा यानी कि तुम थे, तो उसने मुझे एक बार भी नहीं बताया। इसमें सारी गलती उसकी थी और तुम सारा दोष मुझे दे रहे हो। बचपन से तुम मेरे साथ नहीं रहे, इसका ये मतलब नहीं कि तुम मुझे गलत समझो। राघव की बात सुनकर अस्तित्व ने टेढ़े तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, एक घटिया आदमी मुझे एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि मुझे उसे क्या समझना चाहिए। तुम्हारे ये कहने से कि तुम घटिया नहीं हो सच नहीं बदल जाएगा मिस्टर राघव जोशी। तुम घटिया थे, घटिया हो और घटिया ही रहोगे। वैसे तुम्हें देखकर मेरे दिल में सिर्फ एक ही ख्याल आता है कि आज तक तुम्हारे दुश्मनों ने तुम्हें जिंदा क्यों छोड़ा है? टुकड़े टुकड़े करके तुम्हें किसी कुत्ते को खिला देना था। अस्तित्व की बातें सुनकर राघव का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसने गुस्से से कहा, मैं आखिरी बार कह रहा हूं तमीज से बात करो, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मेरे खून हो इसलिए अब तक तुम्हारी बॉडी में खून बचा है, वरना अब तक मैं तुम्हें जान से मार डालता। राघव की बात सुनकर अस्तित्व ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, सबसे पहली बात, मेरी रगों में सिर्फ मेरी माँ का खून है, तुम्हारा नहीं। अगर तुम्हारा गंदा खून मेरी रगों में दौड़ रहा होता तो मैं अभी निकाल देता। अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो हम ब्लड टेस्ट कर लेते हैं। तुम्हारा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है और मेरा बी पॉजिटिव। मेरी माँ का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव था, इसका मतलब मेरे अंदर मेरी माँ का ब्लड ग्रुप है। दूसरी बात, मैं तुम्हें अपना बाप नहीं मानता। तीसरी बात, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम मुझे मार सको। चौथी बात, अब मुझे बहुत इरिटेशन हो रहे हैं, इसलिए दफा हो जाओ यहाँ से। बहुत टाइम वेस्ट कर चुका हूँ मैं तुम्हारे जैसे आदमी पर, अब यहाँ से दफा हो जाओ। अस्तित्व की बातें सुनकर राघव गुस्से से उबल रहा था। उसने अस्तित्व को उंगली दिखाते हुए कहा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। तुम मेरे बेटे हो, तुम्हें मेरे साम्राज्य को संभालना ही होगा, तुम्हें मेरे दुश्मनों से बदला लेना ही होगा। राघव की बात सुनकर अस्तित्व ने हंसते हुए कहा, ओ माय गॉड, तुम्हारे दुश्मनों से? तुम खुद मेरे दुश्मन हो। अगर बदला लेना है तो सबसे पहले तुमसे बदला लूंगा। तुम्हारे इतने टुकड़े करना चाहता हूं मैं, इतने टुकड़े की कोई जोड़ नहीं पाएगा। तुम्हें इतनी तकलीफ देना चाहता हूं मैं, इतनी तकलीफ की तकलीफ को बर्दाश्त न कर पाने की वजह से तुम मौत की भीख मांगोगे। पर तुम मरोगे नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। मैं अपनी माँ के हर एक दर्द का हिसाब चुकाना चाहता हूं तुझसे।
खैर ये सारी बातें बाद में, फिलहाल मुझे अपने इम्पोर्टेंट काम को करने के लिए जाना है। बाय बाय मिस्टर राघव जोशी। सॉरी सॉरी मिस्टर ब्लडी रेपिस्ट। कहते हुए वो वहां से चला गया। राघव ने गुस्से से जा रहे अस्तित्व की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी जल्दी हार मान लूंगा? मुझे अच्छे से पता है कि मुझे तुम्हें कैसे अपने पास लेकर आना है। अब तक मैंने अपना हुक्म का इस्तेमाल नहीं किया है, पर अब शायद मुझे उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तुम्हें अच्छे से फंसाना है मुझे मेरे प्यारे बेटे, आखिर अब मेरे साम्राज्य को तुम्हें ही तो संभालना होगा। कहते हुए राघव वहां से चला गया। वहीं अस्तित्व गुस्से से अपनी क्लास में जाने की जगह पर कॉलेज के दूसरे हिस्से में जाकर वहां पर रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया। उसने अपनी आंखों को बंद किया। उसकी आंखों के सामने उसकी बचपन की यादें घूम रही थी, जब उसने काफी बार अपनी मां को अकेले में रोते हुए देखा था। विहान से शादी के बाद उसकी मां काफी खुश रहने लगी थी। विहान भी कभी उसके साथ बुरा बर्ताव नहीं करता था। दोनों के बीच में काफी प्यार था, पर एक दिन उसकी और विहान की जब लड़ाई हुई थी तब विहान ने गुस्से से उसे कह दिया था कि वो उससे प्यार नहीं करती, बल्कि उस इंसान से प्यार करती है जिसने उसका रेप किया है। ये सुनकर सोनिया इतना ज्यादा टूट गई थी कि वो पूरी रात रोती रही थी। विहान भी कुछ दिनों के लिए वहां से चला गया था, जिस वजह से छोटा सा 10 साल का अस्तित्व अपनी मां की सारी बातें छुप छुप के सुनता था। उसे उस वक्त सच पता चल गया था कि विहान उसका असली बाप नहीं है, बल्कि उसका असली बाप जो कोई भी है उसने उसकी मां के साथ रेप किया है। 10 साल की उम्र में उसे रेप क्या होता है ये तो नहीं पता था, पर उसे ये जरूर पता था कि उसका फादर कोई और है जो कि बहुत बुरा इंसान है, जिसने उसकी मां को बहुत ज्यादा दर्द, बहुत ज्यादा तकलीफ दी है। अस्तित्व हमेशा सोचता था कि जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो अपने बाप से बदला लेगा और अपनी मां की हर तकलीफ को कम करेगा, अपनी मां की आंख में आए हर आंसू का हिसाब चुकाएगा। पर आज ना उसके पास उसकी मां थी, ना उसका बाप था। उसके पास अगर कोई था तो बस उसके नानू। अगर उसके नानू भी ना होते तो शायद अस्तित्व अब तक जिंदा ना होता। बदले की आग ने ही उसे अब तक जिंदा रखा था। अस्तित्व ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे अपने कंधों पर किसी का हाथ महसूस हुआ। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो उसके पीछे अमानत खड़ी थी। अमानत को देखकर अस्तित्व ने कुछ नहीं कहा और दोबारा सामने की तरफ देखने लगा। अमानत उसके बगल में आकर बैठ गई। उसने धीरे से अस्तित्व के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहा, क्या हुआ है? तुम उदास हो? किसी ने कुछ कहा है? बताओ ना, क्या तुम हमारी वजह से उदास हो? क्योंकि हमने तुम्हें अपने पास से जाने के लिए कहा था, बोलो ना, या फिर तुम्हारे दोनों दोस्त नहीं आए तुम इसलिए उदास हो? अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने अमानत की तरफ देखते हुए कहा, क्या मैं तुम्हें छोटा बच्चा दिखता हूं जो अपने फ्रेंड्स के ना आने की वजह से उदास हो जाऊंगा? अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, जिस तरह की तुम्हारी हरकतें हैं हमें यही लग रहा है कि तुम्हारे दोस्त नहीं आए इसलिए तुम उदास हो। अगर तुम उदास हो तो हम हैं ना तुम्हारे साथ। हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, पर उदास मत रहो प्लीज। कहते हुए अमानत प्यारी सी स्माइल के साथ अस्तित्व की तरफ देखने लगी। अस्तित्व ने अमानत की तरफ देखा और झटके से उसे कमर से पकड़कर अपनी गोद में बिठाते हुए कहा, अच्छा तो तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी? अस्तित्व की बात पर अमानत ने अपना सर हिला दिया, जिसे देखकर अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रॉमिस करो कि तुम कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने अपना छोटा सा हाथ आगे करके क्यूट सी स्माइल के साथ कहा, पक्का प्रॉमिस, हम तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएंगे, कभी भी नहीं। अस्तित्व ने अमानत के छोटे से हाथ की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारा हाथ कितना प्यारा और कितना छोटा है, बिल्कुल छोटे से बच्चे की तरह। वैसे तुम्हारी हाइट भी नहीं बढ़ी, बिल्कुल छोटी सी बच्ची हो तुम। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम हमारी हाइट का मजाक नहीं उड़ा सकते, भगवान ने जितनी हाइट दी है उतनी ही तो रहेगी ना। अस्तित्व ने अमानत की तरफ देखते हुए कहा, नहीं, ये तुम्हारे आलस का नतीजा है। बचपन से तुम आलसी हो, तुम सिर्फ खाना खाना और सोना जानती हो, कोई और काम करना नहीं। अस्तित्व के मुंह से खुद के लिए आलसी सुनकर अमानत ने मुंह फुलाते हुए कहा, हम आलसी नहीं हैं, बिल्कुल भी आलसी नहीं है। हम बहुत सारा काम करते हैं। अस्तित्व ने अमानत के बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, जरा मुझे बताना कि तुम कौन सा काम करती हो? क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? अस्तित्व के सवाल को सुनकर अमानत ने मुंह बनाते हुए कहा, हम क्यों खाना बनाए? हम हमारे घर की प्रिंसेस है। अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम्हें बर्तन धोना आता है? अमानत ने फिर से मुंह बनाते हुए कहा, हमने कहा ना, हम प्रिंसेस है और प्रिंसेस ये सारे काम नहीं करती।
अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर प्रिंसेस ये सारे काम नहीं करती तो फिर प्रिंसेस क्या करती है? तुम ही बता दो, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है कि तुम खुद के लिए खाना भी नहीं लेती, यहां तक कि तुम पानी भी नहीं लेती, तो फिर ये आलस नहीं तो क्या हुआ? अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने पाउट बनाते हुए कहा, तो तुम क्या चाहते हो? हम क्या करें? हमें क्या करना चाहिए बताओ? अमानत के सवाल पर अस्तित्व ने प्यार से उसके गालों को चूमते हुए कहा, कुछ नहीं, बस मुझे प्यार करो, ये बहुत बड़ा काम है। बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, अगर तुम ऐसा करोगी ना तो तुम्हारा आलस बहुत जल्दी दूर हो जाएगा। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखते हुए कहा, तुम हमें पागल समझते हो? तुम हमें उल्लू बना रहे हो? अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें पागल कैसे समझ सकता हूँ? एक पल को पागल समझना ये बहुत बड़ी गलत बात है। हाँ, तुम पागल हो, पर मैं तुम्हें मुंह पर नहीं कह सकता। तुम्हें बुरा लगेगा ना? अस्तित्व की बात सुनकर अमानत का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने गुस्से से कहा, हमें तुमसे बात नहीं करनी, छोड़ो, हमें छोड़ो। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करके उसे मजबूती से सीने से लगाते हुए कहा, पर मुझे तो तुमसे ही बात करनी है। तुमसे बात करने के बाद सब कुछ सही हो जाता है, सब कुछ, तुम ना मेरा सुकून हो। कहते हुए उसने अमानत के गालों को चूम लिया। उसकी मदहोशी भरी आवाज सुनकर अमानत का पूरा चेहरा लाल हो गया और वो अपने निचले होंठ को चबाने लगी। अस्तित्व ने उस पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, सिली गर्ल, आई लव यू सो मच। तुम मेरी सिली गर्ल हो, पर फिर भी मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो। तुम्हारी सिली हरकतें मुझे बहुत पसंद है, जब भी तुम बदमाशियां करती हो मुझे सब कुछ पसंद है। मुझे तुम्हारे कैरेक्टर की एक एक चीज पसंद है, मैं कभी तुम्हें बदलना नहीं चाहता, कभी भी नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम जैसी हो वैसे ही रहो, कभी ना बदलो। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत बड़ी बड़ी आंखों से उसे टुकुर टुकुर देख रही थी। अस्तित्व ने उसकी आंखों की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी ये काली गहरी आंखें, इन्हें देखकर मेरा इनमें डूब जाने का दिल करता है। तुम जब मुझे ऐसे देखती हो ना, दिल कहता है कि तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपनी बाहों में भरकर रख लूं। तुम्हें पता है तुम मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो? कहते हुए अस्तित्व की पकड़ अमानत पर मजबूत हो गई। अमानत अस्तित्व की बातों को सुनकर पूरी तरह से उसमें समा चुकी थी। उसने धीमी आवाज में कहा, कितने इंपॉर्टेंट है हम? अस्तित्व ने हल्के से उसके चेहरे को अपने हाथ में भरकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बेहद प्यार से कहा, जितना एक इंसान के लिए सांस लेना जरूरी है उतना ही अस्तित्व के लिए अमानत जरूरी है। जितना एक इंसान के लिए खाना खाना जरूरी है उतना ही अस्तित्व के लिए अमानत जरूरी है। जितना एक इंसान के लिए जिंदगी जीना जरूरी है उतना ही अस्तित्व के लिए अमानत जरूरी है। अस्तित्व की बातें सीधा अमानत के दिल में उतर रही थी। उसका दिल इस वक्त जोर जोर से शोर कर रहा था, उसका नाचने का कूदने का दिल कर रहा था। इस वक्त वो क्या महसूस कर रही थी वो शब्दों में नहीं बता सकती थी, बस इस वक्त वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। अस्तित्व ने अमानत की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें पता है कि अस्तित्व के लिए अमानत क्या है? अमानत ने अपनी आंखों को बंद करते हुए कहा, नहीं। क्या है? अस्तित्व ने हल्के से उसके होठों को चूमते हुए कहा, अस्तित्व के लिए अमानत उसका सुकून है, उसका जुनून है, उसकी दीवानगी है, उसकी मोहब्बत है, उसका सब कुछ है, उसकी जिंदगी है। अस्तित्व के लिए सिर्फ अमानत जरूरी है। अगर भगवान उसे कुछ भी ना दे और सिर्फ अमानत दे दे तो भी अस्तित्व जी सकता है, पर अगर भगवान अमानत को उससे दूर कर दे तो अस्तित्व के लिए जिंदगी का कोई मूल नहीं है। अस्तित्व की हर एक बात अमानत के दिल की गहराइयों में उतर रही थी। वो अब तक जो कंफ्यूज थी कि उसे प्यार है या नहीं, अस्तित्व की एक एक बात सुनकर उसका प्यार अस्तित्व के लिए बढ़ता जा रहा था। अस्तित्व ने अमानत के छोटे से चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा, बहुत हो गई बातें, मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम अपनी क्लास छोड़कर आए हो, तुम्हारी तो क्लास चल रही थी ना? अस्तित्व के सवाल को सुनकर अचानक से अमानत जैसे सपने से जगी। उसने अस्तित्व की तरफ देखते हुए कहा, वो एक्चुअली हमारी क्लास बंक मतलब? कहते हुए अमानत चुप हो गई। वो क्या बोल रही थी उसे समझ नहीं आ रहा था। उसे इस तरह से कुछ भी बोलते हुए देखकर अस्तित्व ने कहा, इसका मतलब तुम मेरा पीछा करते करते आए हो? तुम्हारा दिल नहीं लग रहा था ना मेरे बिना? साफ साफ क्यों नहीं बोलती? मैंने तुम्हें बोलने की इजाजत दी है। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने शर्माते हुए कहा, बकवास बंद करो।
ऐसी बात नहीं है, वो एक्चुअली ना हमारे इस पीरियड के सर नहीं आए थे और लेक्चर नहीं होने वाला था, तो सब लोग एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे। तो हम घूमने के लिए बाहर आ गए और हमारा ध्यान तुम पर चला गया। तुम्हें अकेले बैठे हुए देखकर हम तुम्हारे पास आ गए। बस इतनी सी बात है, इसलिए अब हमें परेशान मत करो, हम तुम्हें ढूंढते हुए नहीं आए थे। अमानत की बातें सुनकर अस्तित्व ने प्यार से कहा, अच्छा, पर मुझे तो लगता है कि तुम मुझे ढूंढते हुए आई थी। कोई बात नहीं, सच नहीं बताना चाहती तो मत बताओ। वैसे भी मुझे तो सिर्फ तुमसे मतलब है। तुम क्यों आए हो, किस लिए आए हो, किस तरह से आए हो, इससे मुझे क्या मतलब। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने पलटकर अस्तित्व की तरफ देखते हुए कहा, तुम ना बहुत ज्यादा बुरे हो। अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है कि मैं बहुत बुरा हूं, पर जैसा भी हूं तुम्हें लाइफ टाइम मुझे बर्दाश्त करना है। मेरे अलावा तुम्हें कोई और नहीं मिलने वाला और तुम्हें कोई और बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने पाउट बनाते हुए कहा, क्यों? क्या हम इतने खतरनाक हैं? अस्तित्व ने उसके दोनों गालों को खींचकर धीमी आवाज में उसके कानों में कहा, नहीं, तुम बहुत ज्यादा बदमाश हो और तुम बहुत ज्यादा नालायक हो और तुम बहुत ज्यादा खड़ूस भी हो। कहते हुए वो मुस्कुराने लगा। अमानत ने उसे घूरते हुए कहा, हम खड़ूस बिल्कुल भी नहीं है, हम तो क्यूट है, बिल्कुल एंजल की तरह। कहते हुए अमानत अपनी आंखों को झपकाने लगी। इस वक्त वो बहुत क्यूट लग रही थी। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व उसके प्यारे से चेहरे की तरफ देखने लगा। अमानत के दोनों गालों पर डिंपल पड़े हुए थे और इस वक्त वो क्यूट सी स्माइल के साथ अस्तित्व की तरफ देख रही थी। अस्तित्व ने अमानत को कमर से पकड़कर झटके से अपनी गोद में उठा लिया। अचानक से अस्तित्व के इस तरह से गोद में उठाने की वजह से अमानत ने घबराकर उसके गले में अपनी दोनों बाहें डालकर मुंह बनाते हुए कहा, ऐसे क्यों उठाया तुमने हमें? अगर हम गिर जाते तो? अस्तित्व ने अमानत की बात सुनकर उसके बालों को कान के पीछे करके बहुत प्यार भरी आवाज में कहा, तुम्हें कभी नहीं गिरने दूंगा, कभी भी नहीं। जब तक अस्तित्व शेखावत है वो तुम्हें कभी नहीं गिरने देगा। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, साथ ही उसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन आ गए। अस्तित्व ने उसके गालों को चूमते हुए कहा, अच्छा, ये सब छोड़ो, तुमने कहा था कि तुम्हें मुझसे प्यार है, अब मुझे बताओ कि प्यार के मायने क्या होते हैं। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत क्यूट सा फेस बनाकर उसकी तरफ देखने लगी। उसने नाखून चबाते हुए कहा, प्यार के मायने मतलब? अस्तित्व ने उसके सर पर मारते हुए कहा, तुम सच में सिली हो, एक सिली लड़की। सिली गर्ल, तुम्हें कुछ नहीं आता। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने मुंह बनाते हुए कहा, ठीक है, हमें कुछ नहीं आता, अब तुम हमें बताओ कि प्यार के मायने क्या होते हैं। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, प्यार के मायने? तुम्हें प्यार के मायने जानने हैं तो सुनो। तेरी मेरी बातों में थोड़ी सी तकरार हो, नजरें मिले जब भी दिलों की गुस्ताखी हो, तू कहे कुछ मैं कहूँ कुछ, फिर भी बस प्यार की गहराई हो। कोरस, तू है रूठी मैं हूँ माना, फिर भी दिलों में छुपा है मजा, प्यार में तकरार भी है मजा, बिन कहे सब कह जाते हैं, वाह क्या साजिश है। दो, तेरी नाराजगी मेरी हंसी, दोनों में बसी है प्यार की मस्ती। कभी तू हारे कभी मैं जीतूं, लेकिन जीतता है बस हमारा प्यार सही। कोरस, तू है रूठी मैं हूँ माना, फिर भी दिलों में छुपा है मजा, प्यार में तकरार भी है मजा, बिन कहे सब कह जाते हैं, वाह क्या साजिश है। तीन, झगड़ा भी प्यारा मीठा सा ख्याल, दिल में है तेरा ही हाल, कभी तू रानी कभी मैं राजा, इसी खेल में छुपा है सारा अंदाजा। अस्तित्व ने बहुत प्यार से ये छोटा सा गीत गाया। अमानत बस उसकी आवाज में खो गई थी। आखिर में उसने अस्तित्व की तरफ देखते हुए कहा, तुमने बहुत अच्छा गाया, पर हमें कुछ समझ नहीं आया। इसका क्या मतलब है? अस्तित्व ने अमानत के छोटे से चेहरे को अपने हाथ में भरकर उसके गालों को खींचते हुए कहा, अमानत तुम बहुत बड़ी इडियट हो, इतनी बड़ी इडियट जितना बड़ा इडियट इस दुनिया में कोई नहीं होगा। बस इतना समझ लो कि प्यार के कोई मायने नहीं होते, प्यार बस हो जाता है, प्यार बिना किसी शर्त के किसी से भी हो जाता है। प्यार कभी सामने वाले से कुछ मांगता नहीं है, प्यार बस देना जानता है, समझ गई तुम बुद्धू लड़की। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, इसका मतलब तुम हमसे प्यार करते हो, तो तुम्हें बदले में हमसे कुछ नहीं चाहिए है ना? अस्तित्व ने अमानत की शरारती आंखों को देखते हुए कहा, क्यों? मुझे तो चाहिए, मैं तो तुमसे प्यार भी करता हूं, तुम्हारा दीवाना भी हूं, तुम्हारे आशिक को तुमसे बहुत कुछ चाहिए।
अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने मुंह बनाते हुए कहा, ठीक है अब छोड़ो हमें, हमें जाना है। अस्तित्व ने उसकी नाजुक सी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, कहाँ जाना है? जरा मुझे भी बता दो। अमानत ने एटीट्यूड के साथ कहा, तुम्हें क्यों बताए? हमारी मर्जी, हमें जहां जाना होगा हम वहां जाएंगे, अब छोड़ो हमें। अस्तित्व ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने देने वाला, मुझे तुम्हें अपनी बाहों में लेकर सुकून मिलता है और इस वक्त मुझे अपने सुकून की जरूरत है। कहते हुए उसने अमानत को मजबूती से गले लगा लिया। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत के पेट में तितलियां उड़ने लगी, साथ ही उसके गाल गुलाबी हो गए। ना चाहते हुए भी इस वक्त वो अजीब तरह से मुस्कुरा रही थी। उसने खुद से कहा, डैडी ने कहा था कि लंगूर अच्छा इंसान है, मतलब सच में लंगूर अच्छा है, वरना डैडी हमें इसके साथ कभी नहीं रहने देते। सोचते हुए अमानत ने कहा, सुनो ना लंगूर। अमानत के मुंह से लंगूर सुनकर अस्तित्व ने उसे घूरते हुए कहा, डोंट यू थिंक कि अपने इतने हैंडसम बॉयफ्रेंड को लंगूर बुलाना ये पागलपन है? सोचो कि अगर किसी और लड़की का मैं बॉयफ्रेंड होता तो वो मुझे क्या बुलाती? वो मुझे प्रिंस चार्मिंग बुलाती और तुम तो मुझे लंगूर बुला रही हो। लगता है कि अब मुझे सभी लड़कियों से कहना होगा कि वो मुझे प्रिंस चार्मिंग बुलाए। जब मेरी खुद की गर्लफ्रेंड मुझे लंगूर बुलाती है तो मुझे किसी के मुंह से तो प्रिंस चार्मिंग सुनना होगा ना। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने पाउट बनाते हुए कहा, ठीक है, हम ही तुम्हें प्रिंस चार्मिंग कहेंगे, तुम्हें किसी और के मुंह से प्रिंस चार्मिंग सुनने की जरूरत नहीं है। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने अमानत के गालों को चूमते हुए कहा, ठीक है, जाओ, तुम्हारी क्लासेस हैं। अमानत ने अस्तित्व की तरफ देखते हुए कहा, अब तुम ठीक हो ना? अब तुम्हारी उदासी चली गई ना? अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, तू जो आए इस दिल में बहार आए, हर लम्हा अब तो तेरी यादें संग लाए। तेरे बिना ये दिल वीरान सा था, तेरी हंसी ने जैसे रूह को राहत दिलाई। हर धड़कन में अब तेरा ही नाम है, तू न हो तो जिंदगी में क्या काम है। तूने जो छुआ तो खिला ये जहां, तू जो आए मेरे सपनों की सुबह आए। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम सीधे सीधे कुछ नहीं कह सकते ना लंगूर कहीं के? जानबूझकर ऐसी बातें करते हो ताकि हमें कुछ समझ ना आए कट्टी। कहते हुए अमानत वहां से भाग गई। अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, सीधे सीधे क्या कहूं, जब तुम्हारे अंदर मेरा दिल अटका हुआ है मेरी जान। कहते हुए उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। अगले ही पल उसकी आंखों के सामने राघव का चेहरा घूमने लगा। उसने गुस्से से कहा, ब्लडी बास्टर्ड, तेरी जिंदगी तो मैं बर्बाद करूंगा। बहुत शौक है ना तुझे मुझे अपना बेटा बनाने का? देख कि तेरा बेटा क्या करता है। सतयुग में हिरण्यकश्यप की मौत का, उसकी दर्दनाक मौत का कारण प्रहलाद बना था और कलयुग में तेरी मौत का कारण तेरा बेटा अस्तित्व बनेगा। बहुत शौक है ना अस्तित्व के सामने जोशी लगाने का? अब देखता जा कि कैसे मैं आज जोशी नाम को दुनिया से गायब करता हूं। कहते हुए अस्तित्व के होठों के कोने टेढ़े हो गए। वो कॉलेज में जाने की जगह पर सीधा पार्किंग एरिया में आ गया, जहां पर उसे देखते ही ड्राइवर ने जल्दी से कार का दरवाजा खोल दिया। अस्तित्व कार के अंदर बैठ गया। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो चुके थे। इस वक्त वो बिल्कुल सख्त मिजाज लग रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट का नामो निशान नहीं था। इस वक्त उसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि ये शख्स अभी अभी अमानत के लिए शायरी कह रहा था, अभी अभी उसके लिए गाना गा रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट का नामो निशान नहीं था। उसने ड्राइवर की तरफ देखकर बेहद सख्त आवाज में कहा, अल्फा कंपनी लेकर चलो। ड्राइवर ने अपना सर हिलाया और कार को स्टार्ट कर दिया। अस्तित्व ने अपनी आंखों को बंद करके मुस्कुराते हुए कहा, मेरी मुस्कुराहट सिर्फ तुम्हारे लिए है मेरी जान, बाकी दुनिया मेरी मुस्कुराहट के लायक नहीं है। कहते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वही अमानत दौड़ते हुए सीधा ऊपर अपनी क्लास में आ गई। इस वक्त उसकी धड़कनें तेजी से धड़क रही थी। जब भी वो अस्तित्व के पास होती थी वो कुछ और ही महसूस करती थी। उसके पेट में अपने आप तितलियां उड़ने लगती थी। उसके साथ काफी कुछ अलग होने लगता था जो कि पहले नहीं होता था। उसने अपने गालों को छूते हुए कहा, हमारे गाल सच में लाल हो गए हैं। अगर हम ऐसे अंदर गए तो वो चुड़ैल सुमन की बच्ची हमें परेशान करेगी। हम क्या करें? सोचते हुए अमानत अभी अपने नाखून चबा ही रही थी कि तभी उससे सुमन की आवाज सुनाई दी, अच्छा तो मैं चुड़ैल हूं, मुझे अभी अभी पता चला। सुमन की बात सुनकर अमानत ने खुद से कहा, मतलब इसने सुन लिया। हे भगवान बचा लो हमें, चुड़ैल सच में हमारा खून ना कर दे।
अमानत की बात सुनकर सुमन, जो कि उसके पीछे ही खड़ी थी, उसने अपने दोनों हाथ सीने पर बांधते हुए कहा, अच्छा तो मैं चुड़ैल हूं, मैं तेरा खून करती हूं, तेरी जैसी दोस्त हो तो दुश्मन की क्या कमी। कहते हुए सुमन उसके पास आ गई। अमानत ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, सुमन हम तो मजाक कर रहे थे। सुमन ने अमानत को घूरते हुए कहा, तेल लेने गया तुम्हारा मजाक, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। यहाँ पर मेरा वेदांत आया नहीं, मैं उदासी से घूम रही थी और तू इश्क लड़ा रही थी, और इश्क लड़ा के आने के बाद तेरे ये जो गुलाबी गाल थे ये मैं देख ना लूं, ये सोचकर तू मुझे कोस रही थी कि मैं चुड़ैल हूं, मैं डायन हूं। अब तो मुझे यकीन हो गया है कि हर एक दोस्त कमीना होता और तू भी कमीनी है। सुमन की बात सुनकर अमानत ने पाउट बनाते हुए कहा, ठीक है हम भी कमीने हैं, अब चलो क्लास में वरना वो टीचर हम दोनों का हाल बेहाल कर देगा। अमानत की बात सुनकर सुमन ने हंसते हुए कहा, अरे मेरी जान तू भूल गई क्या, पूरी क्लास के साथ पूरे कॉलेज को पता चल चुका है तू किसकी बेटी है। द ग्रेट अथर्व राठौर की बेटी को कुछ कहने की हिम्मत किसी के अंदर नहीं है, इसलिए तू फिक्र मत कर, तू नॉर्मल तरीके से अंदर चली जा। सुमन की बात सुनकर अमानत ने मुंह बनाते हुए कहा, हमें हमारे डैडी के नाम पर कुछ नहीं करना है। हमारे डैडी ने हमेशा कहा था जो करना है अपनी मर्जी से अपनी हिम्मत पर करो। कहते हुए अमानत अंदर आ गई। सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी जान तुझे भले ही अपनी पहचान का इस्तेमाल ना करना हो, पर अब ना चाहते हुए भी सब लोग तुझे तेरे डैडी के ही नाम से जानेंगे और सब लोग तुझे इस तरह से ट्रीट करेंगे जैसे एक प्रिंसेस को करते हैं। सुमन की बात सुनकर अमानत ने मुंह बनाते हुए कहा, तो करने दो, तुम हमें इरिटेट मत करो। कहते हुए अमानत अंदर आकर बैठ गई। सुमन भी उसके साथ अपने बेंच पर आकर बैठ गई। कुछ ही देर में क्लास स्टार्ट हो चुकी थी। आज क्लास में टीचर से लेकर कोई भी अमानत को नहीं डांट रहा था, जबकि हर रोज उसकी हरकतों की वजह से उसे दिन में 10 से 20 बार डांट पड़ती थी। यहाँ तक कि स्टूडेंट भी उसका मजाक उड़ाते थे। अमानत कभी लेक्चर के बीच में सो जाती तो कभी झपकी लेने लगती थी। होमवर्क उसका कभी कभी ही कंप्लीट रहता था, वो भी तब जब सुमन जबरदस्ती उससे होमवर्क करवाती थी। अमानत को ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, उसे पहले वाली ट्रीटमेंट की आदत थी। उसने मुंह बनाते हुए कहा, लाइफ पूरी खराब हो गई, अब सब लोग हमें वीआईपी की तरह ट्रीट करेंगे। हमें एक नॉर्मल लाइफ चाहिए थी। सुमन ने अमानत की बात सुनकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, अमानत मेरी जान, तेरे जैसी लाइफ जीने के लिए लोग कड़ी मेहनत करते हैं और अब जब तुझे ऐसी लाइफ मिल रही है तो तुझे प्रॉब्लम हो रही है। देख जो तेरे पास है उसे अपना ले, टेंशन मत ले। अमानत ने हंसते हुए कहा, हम क्यों टेंशन लेंगे, टेंशन ले हमारे दुश्मन। कहते हुए अमानत मुस्कुराने लगी। कुछ देर के बाद कॉलेज खत्म होने के बाद अमानत और सुमन अपनी कार में बैठकर अपने अपने घर के लिए निकल चुकी थी। अमानत अभी कुछ ही दूरी पर गई थी कि अचानक से ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया। अमानत झटके से सामने की तरफ गिर गई। वो अपने मोबाइल में गेम खेल रही थी। उसके इस तरह से झटका लगने की वजह से मोबाइल भी छूटकर नीचे गिर गया। उसने घबराते हुए कहा, क्या हुआ अंकल। ड्राइवर ने पीछे पलटकर अमानत की तरफ देखते हुए कहा, सामने कुछ है अमानत बेबी। अमानत ने कंफ्यूज होते हुए कहा, व्हाट हैपन, क्या है। कहते हुए अमानत ने देखने की कोशिश की तो ड्राइवर ने उसे रोकते हुए कहा, हम खुद देखते हैं, आप यहीं रुकिए। कहते हुए ड्राइवर दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। वहीं अमानत नीचे झुककर अपने मोबाइल को ढूंढने लगी। उसने खुद से कहा, ये मोबाइल कहाँ चला गया। कहते हुए अमानत सीट के नीचे यहाँ वहाँ हाथ डालकर मोबाइल को ढूंढ रही थी, पर उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वही ड्राइवर बाहर आकर सामने की तरफ देख रहा था, जहां पर एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था। उसने खुद से कहा, इस तरह से रास्ते के बीच में पत्थर किसने रखा। कहते हुए ड्राइवर पीछे पलटने ही वाला था कि अचानक से किसी ने उसके सर पर वार किया। अचानक से किसी के वार करने की वजह से ड्राइवर की आंखें बंद हो गई। अगले ही पल वो बेहोश होकर वहां पर गिर गया। अमानत अभी भी अपने मोबाइल को ढूंढ रही थी। तभी उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने कार का दरवाजा खोल दिया हो। अमानत ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो दरवाजा किसी ऐसे इंसान ने खोला था जिसके मुंह पर काले कलर का कपड़ा बंधा हुआ था। अमानत ने घबराते हुए कहा, कौन हो तुम। उसने इतना कहा ही था कि उस इंसान ने अमानत की बाजू को पकड़कर उसे खींचते हुए कहा, तेरा दोस्त। कहते हुए वो इंसान अमानत को बाहर खींचने लगा। अमानत ने चिल्लाते हुए कहा, छोड़ो हमें, कौन हो तुम, पागल इंसान छोड़ो। कहते हुए अमानत अपने दूसरे हाथ से उसके हाथ पर मारने लगी।
उस इंसान ने गुस्से से अमानत के बालों को पकड़कर उसे घसीटते हुए कहा, चुपचाप हमारे साथ चल वरना यहीं पर तेरे गाल लाल कर देंगे। कहते हुए वो इंसान अमानत को घसीटता हुआ वहां से लेकर जाने लगा। अमानत ने चिल्लाते हुए कहा, छोड़ो हमें, हमारे डैडी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। कहते हुए वो चिल्ला रही थी पर उसके चिल्लाने का उस इंसान पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। अमानत के चिल्लाने का उस इंसान पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। वो अमानत को खींचता हुआ वहां से लेकर जा रहा था। अमानत ने गुस्से से कहा, छोड़ो हमें लंगूर कहीं के। कहते हुए अमानत उसके बालों को खींचने लगी। उस इंसान ने गुस्से से अमानत की बाजू को मोड़ते हुए कहा, चुपचाप चल वरना तेरे हाथ नहीं बचेंगे, ना तू बचेगी। कहते हुए वो इंसान अमानत को घसीटता हुआ उसे दूसरी तरफ लेकर आ गया जहां पर एक कार पार्क थी। अमानत ने चिल्लाते हुए कहा, अबे कमीने, छोड़ हमें, छोड़, हमारे डैडी तुम्हारी जान ले लेंगे। तुम जानते नहीं हमारे डैडी कितने खतरनाक है। हमारे डैडी तुम्हारी गर्दन को काट देंगे और तुम्हें नदी में डूबा डूबा के मारेंगे। अमानत के चिल्लाने का उस इंसान पर कोई असर नहीं हुआ। वो अमानत को घसीटता हुआ अपनी कार के अंदर लेकर आ गया। अमानत को जैसे ही वो कार के अंदर लेकर आया, ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी। अमानत चिल्लाते हुए उसे दूर करने की कोशिश कर रही थी। उस इंसान ने अमानत के बालों को पकड़कर एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मारते हुए कहा, कमीनी, शांत हो जा वरना तेरी ऐसी हालत करूंगा कि तू किसी को शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहेगी और तेरा बाप भी किसी को शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहेगा। ऐसी हालत करूंगा दोनों की। अमानत को जैसे ही अपने गाल पर थप्पड़ महसूस हुआ, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसकी आंखों में नमी आ गई थी पर उसने अपनी आंख से आंसू की बूंद नहीं गिरने दी। उसने खुद से कहा, अमानत, तुम डैडी की प्रिंसेस हो, तुम इस तरह से रो नहीं सकती। इस कमीने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें थप्पड़ मारने की। सोचते हुए अमानत ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और अगले ही पल पूरी ताकत लगाकर उसे खुद से दूर किया और अपने दोनों हाथों से उसके चेहरे पर लपेटे हुए काले कपड़े को खींचने की कोशिश करने लगी। वो इंसान अमानत को खुद से दूर करने की कोशिश कर रहा था पर फिर भी अमानत ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके उसके चेहरे से काले कपड़े को हटा दिया। जैसे ही अमानत ने उसके चेहरे को देखा तो वो एक काला सा आदमी था जिसे देखकर अमानत ने चिल्लाते हुए कहा, कमीने इंसान। कहते हुए अमानत ने गुस्से से अपने नाखून उसके चेहरे पर मारना शुरू कर दिया। अमानत के इस तरह से नाखून मारने की वजह से उस इंसान ने गुस्से से कहा, कुछ कर इसका, ये पागल लड़की है। उस आदमी के इतना कहते ही ड्राइवर ने जल्दी से कार का ब्रेक लगाया और अगले ही पल उसने अपने साइड से एक रुमाल उठाकर अमानत के मुंह को दबा दिया। अमानत उस आदमी के चेहरे पर अभी भी नाखून मार रही थी पर कुछ देर बाद वो शांत हो गई। अमानत के बेहोश होते ही उस आदमी ने गुस्से से कहा, ये लड़की तो पागल है पूरी की पूरी, चल जल्दी से, हमें जल्दी से जल्दी इसे लेकर पहुंचना होगा, बॉस इंतजार कर रहे हैं। उस आदमी की बात सुनकर ड्राइवर ने दोबारा कार स्टार्ट कर दी। कुछ देर बाद अमानत की आंख खुली तो उसने खुद को एक बेड पर लेटा हुआ पाया। उसने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, ये हम कहां पर आ गए हैं। कहते हुए अमानत अपने सर को पकड़कर उठकर बैठ गई। उसने आसपास नजर घुमाकर देखा तो उसे एक अजीब सा रूम नजर आया। उसने खुद से कहा, ये किसका रूम है, ये तो हमारे रूम की तरह ब्यूटीफुल भी नहीं है, हमारा तो किडनैप हुआ था। सोचते हुए अमानत की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। अगले ही पल उसने चिल्लाते हुए कहा, अबे कमीने इंसान, कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारा किडनैप करने की? क्या तुम जानते नहीं हो कि हमारे डैडी कौन है? अगर हमारे डैडी को पता चल गया ना, वो तुम्हारे इतने टुकड़े करेंगे कि तुम्हारे घर वाले गिन भी नहीं पाएंगे। अभी के अभी सामने आओ। अमानत लगातार चिल्ला रही थी पर कोई भी सामने नहीं आ रहा था। अमानत गुस्से से बेड से उठकर खड़ी हो गई और आसपास नजर घुमाने लगी। उसे सिर्फ एक दरवाजा नजर आ रहा था। उसने खुद से कहा, क्या पूरे रूम में एक भी खिड़की नहीं है? कहते हुए उसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन आ गए। उसने खुद से कहा, ओह गॉड, कहाँ फंस गए हम? कहते हुए अमानत दरवाजे के पास आ गई। इस वक्त दरवाजा खुला और दरवाजे से एक शख्स अंदर आया। अमानत ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो सामने 50 साल के आसपास का आदमी खड़ा था। वो घूर घूर कर उस आदमी को देखने लगी। उसने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, बूढ़े अंकल, क्या तुमने हमारा किडनैप करवाया है, बोलो। अमानत के मुंह से बूढ़े अंकल सुनकर उस इंसान ने अमानत को घूरते हुए कहा, तुम्हारा चाचा हूं मैं। अमानत ने जैसे ही ये सुना उसने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, व्हाट, कौन चाचा?
अमानत की बात सुनकर उस इंसान ने अमानत के हाथ को पकड़ते हुए कहा, चलो मेरे साथ। कहते हुए वो इंसान अमानत को लेकर बाहर आ गया। अमानत ने जैसे ही बाहर के नज़ारों को देखा उसे ऐसा लगा जैसे उसने पहले भी इस घर को देखा हो। उसने खुद से कहा, ये किसका घर है? कहते हुए अमानत के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन आ गए। वो इंसान अमानत को लेकर नीचे आ गया। लिविंग रूम में दो औरतें बैठी हुई थी, जिनमें से एक 80 साल के आसपास की थी और दूसरी औरत की उम्र 60 साल के आसपास लग रही थी। अमानत ने उन दोनों की तरफ देखा और फिर उनके बगल में बैठे आदमियों की तरफ देखकर अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, तुम लोग हो कौन? अच्छे घर के लगते हो, फिर किडनैप क्यों किया है हमारा? पैसे चाहिए क्या? भिखारी हो? अगर चाहिए तो हमारे डैडी पैसे दे देंगे, हमारे डैडी भिखारी को भी दे देते हैं। पर इस तरह से हमारा किडनैप करने की क्या जरूरत थी? अमानत की बात सुनकर वो औरत उठकर खड़ी हो गई। उसने अमानत के पास आकर आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, अमानत बच्चा, तुम हमारी पोती हो, मैं तुम्हारी दादी हूं, नंदिनी अग्रवाल। किसी और के मुंह से खुद के लिए दादी सुनकर अमानत ने उसे खुद से दूर करते हुए कहा, आपका दिमाग खराब है। हमारी दादी का नाम कशिश राठौर है और आप हमें पागल समझती है जो हम आपको अपनी दादी समझेंगे। दूर रहिए हमसे। और ये अग्रवाल आप लोग हो कौन? और हमारा किडनैप क्यों किया है? अमानत गुस्से से सबको घूरते हुए कह रही थी। ये अग्रवाल परिवार था जो कि आज फिर से 10 सालों के बाद अमानत को अपने पास लेकर आया था। पूरे 10 साल तक अथर्व की धमकी के बाद उन्होंने दोबारा अमानत को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं की। पर अब जब अमानत बड़ी हो चुकी थी तो उन्होंने डिसाइड किया था कि वो अमानत को अपने पास लेकर आएंगे और उसे सच बताएंगे कि वो राठौर परिवार की नहीं बल्कि अग्रवाल परिवार की बेटी है। वो बूढ़ा आदमी जो कि राठौर परिवार का मुखिया और आयुष का दादाजी था। उसने अमानत की तरफ देखते हुए कहा, कुछ दिन पहले तुम्हें किसी का कॉल आया था और उसने तुमसे कहा था कि तुम राठौर परिवार की बेटी नहीं हो। अथर्व और मन्नत राठौर तुम्हारे असली पेरेंट्स नहीं है। अमानत ने जैसे ही ये सुना उसने चिल्लाते हुए कहा, बकवास बंद कीजिए। हमारे डैडी और हमारी मम्मा के बारे में कुछ भी गलत कहा तो हम आपका सर फोड़ देंगे, चाहे फिर आप बूढ़े ही क्यों ना हो। आप लोग समझते क्यों नहीं है? बार बार एक ही बात, वो तुम्हारे मम्मी डैडी नहीं है तो कौन है? तुम लोगों हो हमारे मम्मी डैडी। जब देखो तब हमारा दिमाग खराब करते रहते हो। अमानत की बात सुनकर नंदिनी अग्रवाल ने अमानत के पास आकर आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, अमानत बेटा, हम बचपन में भी तुम्हें एक बार अपने पास लेकर आए थे, पर अथर्व राठौर तुम्हें जबरदस्ती हमसे दूर करके लेकर गया था। यही सच है कि तुम उसकी असली बेटी नहीं हो। तुम्हारे बाप का नाम आयुष अग्रवाल है और तुम्हारी माँ का नाम साक्षी अग्रवाल है। वो हमारे बेटे और हमारी बहू थी। उन दोनों ने मरते वक्त तुम्हें अथर्व राठौर को दिया था। अथर्व राठौर तुम्हारी डैडी का दोस्त है। अमानत ने जैसे ही साक्षी और आयुष का नाम सुना उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। हर साल वही तो बनारस जाकर उन दोनों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध करती थी। उसने जल्दी से खुद को संभालते हुए कहा, बकवास बंद कीजिए। हमें पता है कि आयुष डैडी और साक्षी मम्मा भी हमारे मम्मी डैडी है, पर हमारे असली मम्मा डैडी हमारे मम्मा और डैडी ही है। इसलिए अब हमारे साथ कोई फालतू बात मत करो। और तुम लोग हो कौन? हमारा किडनैप क्यों किया है? जानते नहीं हो हमारे डैडी हमसे कितना प्यार करते हैं। अगर उन्हें पता चल गया ना तो तुम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा, इसलिए चुपचाप हमें हमारे घर जाने दो। अमानत की बात सुनकर बूढ़ा आदमी जो कि दिग्विजय अग्रवाल था, उसने अमानत की तरफ देखते हुए कहा, यही तुम्हारा घर है, अब तुम्हें यहीं पर रहना है। अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा कि वो दोनों तुम्हारे पेरेंट्स नहीं हैं तो तुम अभी उन्हें कॉल कर सकती हो और अपनी कसम देकर उनसे सच पूछ सकती हो। सच यही है कि वो तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है। कभी अपना चेहरा देखा है क्या? तुम्हारा चेहरा उन दोनों में से किसी से मिलता है। तुम्हारा भाई जिसे तुम अपना भाई समझती हो वो भी तुम्हारा भाई नहीं है। वो उन दोनों का सगा बेटा है, इसलिए उसकी आंखें उसकी माँ की तरह है। उसका चेहरा उसके बाप की तरह है, पर तुम्हारा उन दोनों से कुछ नहीं मिलता क्योंकि तुम उनकी बेटी हो ही नहीं। दिग्विजय अग्रवाल की बात सुनकर अमानत की आंखों में आंसू आ गए। उसने गुस्से से कहा, बकवास बंद करो। जरूरी नहीं होता कि हर बच्चा अपने पेरेंट्स की तरह ही दिखे। हम भी हमारे पेरेंट्स की तरह नहीं दिखते, पर इससे ये बात साबित नहीं होती कि वो हमारे पेरेंट्स नहीं है। इसलिए अगली बार से ऐसी बकवास मत करना। हम ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो हमारे पेरेंट्स हैं और हमारे ही रहेंगे। अमानत की बात सुनकर नंदनी जी ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, अमानत, आप हमारी बात समझती क्यों नहीं है?
आपकी माँ साक्षी है, साक्षी। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो ये देखिए। कहते हुए नंदिनी जी ने अपने हाथ में एक फोटो पकड़ी हुई थी वो अमानत के सामने कर दी। ये साक्षी और आयुष की आखिरी वक्त की फोटो थी जब दोनों आखिरी सांस ले रहे थे और उनकी गोद में छोटी सी अमानत थी। आयुष साक्षी को गले लगाकर बेड पर लेटा हुआ था, उसकी आंखों में आंसू थे और साक्षी के सीने पर नन्ही सी अमानत रखी हुई थी और साक्षी की आंखों में भी आंसू थे। अमानत ने गुस्से से कहा, ये हम नहीं है, वैसे भी बचपन में सारे बच्चे सेम दिखते हैं, इसलिए बकवास बंद करो और हमें जाने दो, हम आप लोगों की किसी भी बात पर कभी यकीन नहीं करेंगे। अमानत की बात सुनकर नंदिनी अग्रवाल ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, अगर हमारी बात पर यकीन नहीं हो रहा है तो आप अथर्व राठौर और मन्नत राठौर दोनों को अपनी कसम देकर उन दोनों से पूछ सकती है कि क्या सच में आपकी रगों में उनका खून दौड़ता है। अगर आपको इससे भी यकीन नहीं होगा तो आप डीएनए टेस्ट करा सकती है, हम आपके साथ डीएनए टेस्ट करने के लिए तैयार हैं। आप जिस डॉक्टर के पास चलना चाहे उस डॉक्टर के पास चलकर हम डीएनए टेस्ट करेंगे, पर सच यही है कि अथर्व राठौर और मन्नत राठौर आपके पेरेंट्स नहीं है। सच यही है कि आपकी रगों में अग्रवाल का खून दौड़ता है, ना कि राठौर परिवार का। अमानत की आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। उसने रोते हुए कहा, आप बकवास कर रही है, हमारी मम्मा और हमारे डैडी ही हमारे मम्मा डैडी है। आप लोग जानबूझकर ये सब कुछ कर रहे हैं ना ताकि आप उन्हें हमसे दूर कर सके, हम ऐसा नहीं होने देंगे। अमानत लगातार रोते हुए उन लोगों की बातें सुन रही थी, उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि सच ये है। उसने उन दोनों की तरफ देखकर गुस्से से कहा, हम आप लोगों की किसी की बात पर यकीन नहीं करते क्योंकि हम जानते हैं कि अथर्व राठौर और मन्नत राठौर ही हमारे पेरेंट्स हैं, हमें किसी भी सबूत की जरूरत नहीं है। हमें हमारे घर जाना है, हमें जाने दीजिए। अमानत की बात सुनकर अब दिग्विजय अग्रवाल को गुस्सा आ गया। उन्होंने गुस्से से अपनी छड़ी को पटकते हुए कहा, बददिमाग लड़की, तेरे पास दिमाग है या नहीं? अग्रवाल का खून है, तू अग्रवाल की वारिस, तुझे अपने परिवार को छोड़कर दूसरों के परिवार में क्यों जाना है? बार बार कह चुके हैं कि वो तेरा परिवार नहीं है, तेरा परिवार नहीं है, पर तुझे ये बात समझ नहीं आती। चाहती क्या है तू? दिग्विजय अग्रवाल की बात सुनकर अमानत ने गुस्से से कहा, बूढ़े अंकल चुप रहो वरना मुंह तोड़ देंगे। होते कौन हो तुम हमारे बारे में ये सब कुछ बोलने वाले? इसलिए औकात में रहकर बात करो। अमानत राठौर से कोई इस तरह से बदतमीजी से बात नहीं कर सकता। अमानत को इस तरह से खुद के साथ बदतमीजी करते हुए देखकर दिग्विजय अग्रवाल ने गुस्से से कहा, नंदिनी बहू, इस नालायक लड़की को समझा दो। नंदिनी जी ने प्यार से कहा, आप हमारी बात समझिए अमानत, आप हमारी पोती है, हम आपकी दादी है, आप समझती क्यों नहीं है? अमानत ने गुस्से से कहा, बेफिजूल में हमारे साथ जबरदस्ती के रिश्ते जोड़ने की जरूरत नहीं है। हमें हमारे घर, हमारे पेरेंट्स के पास, हमारे भाई के पास जाना है, मतलब जाना है। आप छोड़िए हमें। हमारा किडनैप करके आप लोगों को लगता है कि आप लोग हमें अपने पास रख पाओगे? जिस वक्त हमारे डैडी को पता चला ना, वो यहाँ पर आकर आप लोगों का काम तमाम कर देंगे, और अगर उन्होंने नहीं किया ना तो हम ही कर देंगे। बड़े आए हमें अपने घर का हिस्सा बनाने वाले। हमारे पास हमारा ऑलरेडी परिवार है, हमें किसी के परिवार की जरूरत नहीं है, छोड़ो हमें। अमानत के चिल्लाने का उस इंसान पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। वो अमानत को खींचता हुआ वहां से लेकर जा रहा था। अमानत ने गुस्से से कहा, छोड़ो हमें लंगूर कहीं के। कहते हुए अमानत उसके बालों को खींचने लगी। उस इंसान ने गुस्से से अमानत की बाजू को मोड़ते हुए कहा, चुपचाप चल वरना तेरे हाथ नहीं बचेंगे, ना तू बचेगी। कहते हुए वो इंसान अमानत को घसीटता हुआ उसे दूसरी तरफ लेकर आ गया जहां पर एक कार पार्क थी। अमानत ने चिल्लाते हुए कहा, अबे कमीने, छोड़ हमें, छोड़, हमारे डैडी तुम्हारी जान ले लेंगे। तुम जानते नहीं हमारे डैडी कितने खतरनाक है। हमारे डैडी तुम्हारी गर्दन को काट देंगे और तुम्हें नदी में डूबा डूबा के मारेंगे। अमानत के चिल्लाने का उस इंसान पर कोई असर नहीं हुआ। वो अमानत को घसीटता हुआ अपनी कार के अंदर लेकर आ गया। अमानत को जैसे ही वो कार के अंदर लेकर आया, ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी। अमानत चिल्लाते हुए उसे दूर करने की कोशिश कर रही थी। उस इंसान ने अमानत के बालों को पकड़कर एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मारते हुए कहा, कमीनी, शांत हो जा वरना तेरी ऐसी हालत करूंगा कि तू किसी को शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहेगी, और तेरा बाप भी किसी को शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहेगा। ऐसी हालत करूंगा दोनों की। अमानत को जैसे ही अपने गाल पर थप्पड़ महसूस हुआ, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसकी आंखों में नमी आ गई थी, पर उसने अपनी आंख से आंसू की बूंद नहीं गिरने दी।
उसने खुद से कहा, अमानत तुम डैडी की प्रिंसेस हो, तुम इस तरह से रो नहीं सकती। इस कमीने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें थप्पड़ मारने की। सोचते हुए अमानत ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और अगले ही पल पूरी ताकत लगाकर उसे खुद से दूर किया और अपने दोनों हाथों से उसके चेहरे पर लपेटे हुए काले कपड़े को खींचने की कोशिश करने लगी। वो इंसान अमानत को खुद से दूर करने की कोशिश कर रहा था, पर फिर भी अमानत ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके उसके चेहरे से काले कपड़े को हटा दिया। जैसे ही अमानत ने उसके चेहरे को देखा तो वो एक काला सा आदमी था, जिसे देखकर अमानत ने चिल्लाते हुए कहा, कमीने इंसान। कहते हुए अमानत ने गुस्से से अपने नाखून उसके चेहरे पर मारना शुरू कर दिया। अमानत के इस तरह से नाखून मारने की वजह से उस इंसान ने गुस्से से कहा, कुछ कर इसका, ये पागल लड़की है। उस आदमी के इतना कहते ही ड्राइवर ने जल्दी से कार का ब्रेक लगाया और अगले ही पल उसने अपने साइड से एक रुमाल उठाकर अमानत के मुंह को दबा दिया। अमानत उस आदमी के चेहरे पर अभी भी नाखून मार रही थी, पर कुछ देर बाद वो शांत हो गई। अमानत के बेहोश होते ही उस आदमी ने गुस्से से कहा, ये लड़की तो पागल है पूरी की पूरी, चल जल्दी से, हमें जल्दी से जल्दी इसे लेकर पहुंचना होगा, बॉस इंतजार कर रहे हैं। उस आदमी की बात सुनकर ड्राइवर ने दोबारा कार स्टार्ट कर दी। कुछ देर बाद अमानत की आंख खुली तो उसने खुद को एक बेड पर लेटा हुआ पाया। उसने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, ये हम कहां पर आ गए हैं। कहते हुए अमानत अपने सर को पकड़कर उठकर बैठ गई। उसने आसपास नजर घुमा कर देखा तो उसे एक अजीब सा रूम नजर आया। उसने खुद से कहा, ये किसका रूम है, ये तो हमारे रूम की तरह ब्यूटीफुल भी नहीं है, हमारा तो किडनैप हुआ था। सोचते हुए अमानत की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। अगले ही पल उसने चिल्लाते हुए कहा, अबे कमीने इंसान, कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारा किडनैप करने की? क्या तुम जानते नहीं हो कि हमारे डैडी कौन है? अगर हमारे डैडी को पता चल गया ना, वो तुम्हारे इतने टुकड़े करेंगे, इतने टुकड़े करेंगे कि तुम्हारे घर वाले गिन भी नहीं पाएंगे। अभी के अभी सामने आओ। अमानत लगातार चिल्ला रही थी पर कोई भी सामने नहीं आ रहा था। अमानत गुस्से से बेड से उठकर खड़ी हो गई और आसपास नजर घुमाने लगी। उसे सिर्फ एक दरवाजा नजर आ रहा था। उसने खुद से कहा, क्या पूरे रूम में एक भी खिड़की नहीं है? कहते हुए उसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन आ गए। उसने खुद से कहा, ओह गॉड, कहाँ फंस गए हम। कहते हुए अमानत दरवाजे के पास आ गई। इस वक्त दरवाजा खुला और दरवाजे से एक शख्स अंदर आया। अमानत ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो सामने 50 साल के आसपास का आदमी खड़ा था। वो घूर घूर कर उस आदमी को देखने लगी। उसने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, बूढ़े अंकल, क्या तुमने हमारा किडनैप करवाया है, बोलो। अमानत के मुंह से बूढ़े अंकल सुनकर उस इंसान ने अमानत को घूरते हुए कहा, तुम्हारा चाचा हूं मैं। अमानत ने जैसे ही ये सुना उसने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, व्हाट, कौन चाचा? अमानत की बात सुनकर उस इंसान ने अमानत के हाथ को पकड़ते हुए कहा, चलो मेरे साथ। कहते हुए वो इंसान अमानत को लेकर बाहर आ गया। अमानत ने जैसे ही बाहर के नज़ारों को देखा उसे ऐसा लगा जैसे उसने पहले भी इस घर को देखा हो। उसने खुद से कहा, ये किसका घर है? कहते हुए अमानत के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन आ गए। वो इंसान अमानत को लेकर नीचे आ गया। लिविंग रूम में दो औरतें बैठी हुई थी, जिनमें से एक 80 साल के आसपास की थी और दूसरी औरत की उम्र 60 साल के आसपास लग रही थी। अमानत ने उन दोनों की तरफ देखा और फिर उनके बगल में बैठे आदमियों की तरफ देखकर अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, तुम लोग हो कौन? अच्छे घर के लगते हो, फिर किडनैप क्यों किया है हमारा? पैसे चाहिए क्या, भिखारी हो? अगर चाहिए तो हमारे डैडी पैसे दे देंगे, हमारे डैडी भिखारी को भी दे देते हैं। पर इस तरह से हमारा किडनैप करने की क्या जरूरत थी? अमानत की बात सुनकर वो औरत उठकर खड़ी हो गई। उसने अमानत के पास आकर आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, अमानत बच्चा, तुम हमारी पोती हो, मैं तुम्हारी दादी हूं, नंदिनी अग्रवाल। किसी और के मुंह से खुद के लिए दादी सुनकर अमानत ने उसे खुद से दूर करते हुए कहा, आपका दिमाग खराब है। हमारी दादी का नाम कशिश राठौर है और आप हमें पागल समझती है जो हम आपको अपनी दादी समझेंगे। दूर रहिए हमसे। और ये अग्रवाल आप लोग हो कौन? और हमारा किडनैप क्यों किया है? अमानत गुस्से से सबको घूरते हुए कह रही थी। ये अग्रवाल परिवार था जो कि आज फिर से 10 सालों के बाद अमानत को अपने पास लेकर आया था। पूरे 10 साल तक अथर्व की धमकी के बाद उन्होंने दोबारा अमानत को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं की, पर अब जब अमानत बड़ी हो चुकी थी तो उन्होंने डिसाइड किया था कि वो अमानत को अपने पास लेकर आएंगे और उसे सच बताएंगे कि वो राठौर परिवार की नहीं बल्कि अग्रवाल परिवार की बेटी है।
वो बूढ़ा आदमी जो कि राठौर परिवार का मुखिया और आयुष का दादाजी था। उसने अमानत की तरफ देखते हुए कहा, कुछ दिन पहले तुम्हें किसी का कॉल आया था और उसने तुमसे कहा था कि तुम राठौर परिवार की बेटी नहीं हो। अथर्व और मन्नत राठौर तुम्हारे असली पेरेंट्स नहीं है। अमानत ने जैसे ही ये सुना उसने चिल्लाते हुए कहा, बकवास बंद कीजिए। हमारे डैडी और हमारी मम्मा के बारे में कुछ भी गलत कहा तो हम आपका सर फोड़ देंगे, चाहे फिर आप बूढ़े ही क्यों ना हो। आप लोग समझते क्यों नहीं है? बार बार एक ही बात, वो तुम्हारे मम्मी डैडी नहीं है तो कौन है? तुम लोगों हो हमारे मम्मी डैडी। जब देखो तब हमारा दिमाग खराब करते रहते हो। अमानत की बात सुनकर नंदिनी अग्रवाल ने अमानत के पास आकर आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, अमानत बेटा, हम बचपन में भी तुम्हें एक बार अपने पास लेकर आए थे, पर अथर्व राठौर तुम्हें जबरदस्ती हमसे दूर करके लेकर गया था। यही सच है कि तुम उसकी असली बेटी नहीं हो। तुम्हारे बाप का नाम आयुष अग्रवाल है और तुम्हारी माँ का नाम साक्षी अग्रवाल है। वो हमारे बेटे और हमारी बहू थी। उन दोनों ने मरते वक्त तुम्हें अथर्व राठौर को दिया था। अथर्व राठौर तुम्हारी डैडी का दोस्त है। अमानत ने जैसे ही साक्षी और आयुष का नाम सुना उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। हर साल वही तो बनारस जाकर उन दोनों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध करती थी। उसने जल्दी से खुद को संभालते हुए कहा, बकवास बंद कीजिए। हमें पता है कि आयुष डैडी और साक्षी मम्मा भी हमारे मम्मी डैडी है, पर हमारे असली मम्मा डैडी हमारे मम्मा और डैडी ही है। इसलिए अब हमारे साथ कोई फालतू बात मत करो। और तुम लोग हो कौन? हमारा किडनैप क्यों किया है? जानते नहीं हो हमारे डैडी हमसे कितना प्यार करते हैं। अगर उन्हें पता चल गया ना तो तुम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा, इसलिए चुपचाप हमें हमारे घर जाने दो। अमानत की बात सुनकर बूढ़ा आदमी जो कि दिग्विजय अग्रवाल था, उसने अमानत की तरफ देखते हुए कहा, यही तुम्हारा घर है, अब तुम्हें यहीं पर रहना है। अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा कि वो दोनों तुम्हारे पेरेंट्स नहीं हैं तो तुम अभी उन्हें कॉल कर सकती हो और अपनी कसम देकर उनसे सच पूछ सकती हो। सच यही है कि वो तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है। कभी अपना चेहरा देखा है क्या? तुम्हारा चेहरा उन दोनों में से किसी से मिलता है। तुम्हारा भाई जिसे तुम अपना भाई समझती हो वो भी तुम्हारा भाई नहीं है। वो उन दोनों का सगा बेटा है, इसलिए उसकी आंखें उसकी माँ की तरह है। उसका चेहरा उसके बाप की तरह है, पर तुम्हारा उन दोनों से कुछ नहीं मिलता क्योंकि तुम उनकी बेटी हो ही नहीं। दिग्विजय अग्रवाल की बात सुनकर अमानत की आंखों में आंसू आ गए। उसने गुस्से से कहा, बकवास बंद करो। जरूरी नहीं होता कि हर बच्चा अपने पेरेंट्स की तरह ही दिखे। हम भी हमारे पेरेंट्स की तरह नहीं दिखते, पर इससे ये बात साबित नहीं होती कि वो हमारे पेरेंट्स नहीं है। इसलिए अगली बार से ऐसी बकवास मत करना। हम ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो हमारे पेरेंट्स हैं और हमारे ही रहेंगे। अमानत की बात सुनकर नंदनी जी ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, अमानत आप हमारी बात समझती क्यों नहीं है? आपकी माँ साक्षी है। साक्षी, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो ये देखिए। कहते हुए नंदिनी जी ने अपने हाथ में एक फोटो पकड़ी हुई थी, वो अमानत के सामने कर दी। ये साक्षी और आयुष की आखिरी वक्त की फोटो थी, जब दोनों आखिरी सांस ले रहे थे और उनकी गोद में छोटी सी अमानत थी। आयुष साक्षी को गले लगाकर बेड पर लेटा हुआ था। उसकी आंखों में आंसू थे और साक्षी के सीने पर नन्ही सी अमानत रखी हुई थी और साक्षी की आंखों में भी आंसू थे। अमानत ने गुस्से से कहा, ये हम नहीं है। वैसे भी बचपन में सारे बच्चे सेम दिखते हैं, इसलिए बकवास बंद करो और हमें जाने दो। हम आप लोगों की किसी भी बात पर कभी यकीन नहीं करेंगे। अमानत की बात सुनकर नंदिनी अग्रवाल ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, अगर हमारी बात पर यकीन नहीं हो रहा है तो आप अथर्व राठौर और मन्नत राठौर दोनों को अपनी कसम देकर उन दोनों से पूछ सकती है कि क्या सच में आपकी रगों में उनका खून दौड़ता है। अगर आपको इससे भी यकीन नहीं होगा तो आप डीएनए टेस्ट करा सकती है। हम आपके साथ डीएनए टेस्ट करने के लिए तैयार हैं। आप जिस डॉक्टर के पास चलना चाहे उस डॉक्टर के पास चलकर हम डीएनए टेस्ट करेंगे। पर सच यही है कि अथर्व राठौर और मन्नत राठौर आपके पेरेंट्स नहीं है। सच यही है कि आपकी रगों में अग्रवाल का खून दौड़ता है, ना कि राठौर परिवार का। अमानत की आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। उसने रोते हुए कहा, आप बकवास कर रही है। हमारी मम्मा और हमारे डैडी ही हमारे मम्मा डैडी है। आप लोग जानबूझकर ये सब कुछ कर रहे हैं ना ताकि आप उन्हें हमसे दूर कर सके। हम ऐसा नहीं होने देंगे। अमानत लगातार रोते हुए उन लोगों की बातें सुन रही थी। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि सच ये है।
उसने उन दोनों की तरफ देखकर गुस्से से कहा, हम आप लोगों की किसी की बात पर यकीन नहीं करते क्योंकि हम जानते हैं कि अथर्व राठौर और मन्नत राठौर ही हमारे पेरेंट्स हैं, हमें किसी भी सबूत की जरूरत नहीं है। हमें हमारे घर जाना है, हमें जाने दीजिए। अमानत की बात सुनकर अब दिग्विजय अग्रवाल को गुस्सा आ गया। उन्होंने गुस्से से अपनी छड़ी को पटकते हुए कहा, बदा दिमाग लड़की, तेरे पास दिमाग है या नहीं? अग्रवाल का खून है, तू अग्रवाल की वारिस, तुझे अपने परिवार को छोड़कर दूसरों के परिवार में क्यों जाना है? बार बार कह चुके हैं कि वो तेरा परिवार नहीं है, तेरा परिवार नहीं है, पर तुझे ये बात समझ नहीं आती। चाहती क्या है तू? दिग्विजय अग्रवाल की बात सुनकर अमानत ने गुस्से से कहा, बूढ़े अंकल चुप रहो वरना मुंह तोड़ देंगे। होते कौन हो तुम हमारे बारे में ये सब कुछ बोलने वाले? इसलिए औकात में रहकर बात करो। अमानत राठौर से कोई इस तरह से बदतमीजी से बात नहीं कर सकता। अमानत को इस तरह से खुद के साथ बदतमीजी करते हुए देखकर दिग्विजय अग्रवाल ने गुस्से से कहा, नंदिनी बहू, इस नालायक लड़की को समझा दो। नंदिनी जी ने प्यार से कहा, आप हमारी बात समझिए अमानत, आप हमारी पोती है, हम आपकी दादी है, आप समझती क्यों नहीं है? अमानत ने गुस्से से कहा, बेफिजूल में हमारे साथ जबरदस्ती के रिश्ते जोड़ने की जरूरत नहीं है। हमें हमारे घर, हमारे पेरेंट्स के पास, हमारे भाई के पास जाना है, मतलब जाना है। आप छोड़िए हमें। हमारा किडनैप करके आप लोगों को लगता है कि आप लोग हमें अपने पास रख पाओगे? जिस वक्त हमारे डैडी को पता चला ना, वो यहाँ पर आकर आप लोगों का काम तमाम कर देंगे, और अगर उन्होंने नहीं किया ना तो हम ही कर देंगे। बड़े आए हमें अपने घर का हिस्सा बनाने वाले। हमारे पास हमारा ऑलरेडी परिवार है, हमें किसी के परिवार की जरूरत नहीं है, छोड़ो हमें। अमानत की बात सुनकर नंदिनी जी ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, अमानत, हम जो कह रहे हैं वही सच है। आप हमारे परिवार की बेटी है, आप अग्रवाल परिवार का खून है, आपकी रगों में हमारे बेटे आयुष और हमारी बहू साक्षी का खून बहता है। 18 साल पहले उन्होंने आपको जन्म देकर अथर्व राठौर को सौंप दिया था। उस वक्त हमने भी आपको अपनाया नहीं था, ये हमारी गलती थी, पर सच यही है कि आप उनकी असली बेटी नहीं है। आपकी रगों में राठौर परिवार का खून नहीं दौड़ता, आप राठौर परिवार की बेटी नहीं है। नंदिनी जी की बात सुनकर अमानत के चेहरे पर हद से ज्यादा गुस्सा नजर आने लगा। उसने गुस्से से उन्हें धक्का देते हुए कहा, चुप, बिल्कुल चुप बूढ़ी आंटी, दिमाग खराब मत करो, हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, समझ आया? तुम और ये दूसरी बुढ़िया आंटी, तुम दोनों का दिमाग खराब हो चुका है, क्यों हमें परेशान कर रहे हो? हमने कहा ना कि तुम लोग हमारे कोई नहीं हो, तुम समझते क्यों नहीं हो? हमारी जिंदगी में हमारे डैडी है, हमारी मम्मा है, सब लोग हैं, तो तुम लोगों को इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। और क्या कहा? हम उनके खून नहीं है? इस बात का क्या सबूत है तुम्हारे पास? और अगर सबूत है भी तो भी हम नहीं मानने वाले। हमारे लिए वो दोनों ही हमारे पेरेंट्स हैं और हमेशा हम उन्हें ही अपने पेरेंट्स मानेंगे। अगली बार से इस तरह जबरदस्ती हमें उठाकर मत लाना, वरना डैडी को पता चल गया तो हमारे डैडी तुम में से किसी को नहीं छोड़ेंगे। खैर, एक बात हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे, तुम लोगों को जो करना है करो। कहते हुए अमानत जाकर सोफे पर बैठ गई। उसने अपने सामने बैठे दिग्विजय अग्रवाल को घूरते हुए कहा, और बूढ़े अंकल, इस तरह से घूर कर मत देखो हमें, हम डरने वाले नहीं हैं। और रही बात रिस्पेक्ट की, तो हम तुम्हें कोई रिस्पेक्ट नहीं देने वाले हैं, क्योंकि तुम लोग किडनैपर हो और किडनैपर को कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलती। हम तो किसी किडनैपर को रिस्पेक्ट नहीं देने वाले, और तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इन सब के सरदार तुम ही लग रहे हो। तुमने ही हमारा किडनैप करने के लिए कहा है ना? क्या कहा तुमने कि हम तुम्हारी पोती है? क्या तुम्हें यही सिखाया है तुम्हारे पेरेंट्स ने कि अपनी पोती को इस तरह से किडनैप किया जाता है? अमानत की बात सुनकर दिग्विजय अग्रवाल ने गुस्से से अपने बेटे की तरफ देखते हुए कहा, संभालो इस लड़की को, अथर्व राठौर के साथ रहकर उसकी तरह बदतमीज हो गई है। हमने पहले ही कहा था कि हमारी बच्ची को हमारे पास लेकर आओ, पर तुम लोगों ने हमारी बात नहीं मानी। आज देख रहे हो नतीजा, ये लड़की कितनी बदतमीज हो गई है। अमानत ने दिग्विजय अग्रवाल को उंगली दिखाते हुए कहा, ओ बूढ़े अंकल, बार बार हमारे डैडी का नाम बीच में मत लाना। तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम हमारे डैडी के बारे में बात कर सको। हमारे डैडी कहाँ और तुम कहाँ? हमारे डैडी के सामने खड़े हो जाओ, ना तो जोकर लगोगे, जोकर। अमानत की बात सुनकर नंदिनी जी ने गुस्से से कहा, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है ना, तो रुको। कहते हुए उन्होंने अमानत के सामने आकर अपना मोबाइल खोलकर कुछ तस्वीरें दिखाए। अमानत ध्यान से तस्वीरों को देख रही थी, जिसमें मन्नत रोते हुए उसे अपनी गोद में लेकर जलती हुई चिता को देख रही थी।
अमानत ने ध्यान से उस तस्वीर को देखते हुए कहा, तो क्या हुआ? इस तस्वीर से क्या साबित होता है? हमने कहा ना, बचपन में सारे बच्चे एक जैसे दिखते हैं, तो तुम किसी भी बच्चे की तस्वीर को दिखाकर हमारे सामने ये साबित नहीं कर सकते कि हम हमारी मम्मा और डैडी के बच्चे नहीं हैं। अमानत को इस तरह से खुद पर यकीन ना करते हुए देखकर नंदिनी जी ने इरिटेट होते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम्हें हमारी बात पर यकीन नहीं है तो हम अभी के अभी सच साबित करेंगे। कहते हुए उन्होंने अपना मोबाइल निकाला और गहरी सांस लेकर एक नंबर डायल किया। कुछ देर के बाद दूसरी तरफ से किसी ने कॉल उठा लिया। नंदिनी जी ने धीरे से कहा, मन्नत। दूसरी तरफ से मन्नत ने गुस्से से कहा, क्या आप लोग हमारी अमानत को किडनैप करके लेकर गए हैं? हमने बचपन में कहा था ना, वो हमारी बेटी है। हमने उसे जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ? हमने उसे अपना समझकर पाला है। हमने उसे अपना समझकर बड़ा किया है। हमें पता चल चुका है कि आपने उसका किडनैप किया है। कुछ ही देर में हमारे हब्बी आपके पास पहुंच जाएंगे और उसके बाद वो क्या करेंगे आप लोग सोच भी नहीं सकते। अथर्व वहां पर आ रहा है। ये सुनकर नंदिनी जी के चेहरे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी, पर उन्होंने अपने गुस्से को कंट्रोल करके और अपनी घबराहट को छुपाते हुए कहा, मन्नत, तुम अमानत को सच क्यों नहीं बता देती कि तुम उसकी मां नहीं हो? तुम उसे बता क्यों नहीं देती कि उसकी रगों में राठौर परिवार का नहीं बल्कि अग्रवाल का खून दौड़ता है? तुम उसे बता क्यों नहीं देती कि तुमने बस उसे एक अमानत के तौर पर संभाला हुआ था? तुम उसे बता क्यों नहीं देती कि वो साक्षी और आयुष की बेटी है? कब तक सच छुपाओगी? अब वो बड़ी हो चुकी है, उसका पूरा हक है सच जानने का कि वो किसकी बेटी है। नंदिनी जी की बात सुनकर मन्नत ने गुस्से से कहा, सच यही है कि वो हमारी बेटी है। जन्म देने वाली ही मां नहीं होती, पालने वाली भी मां होती है और हमने उससे पल पोस कर बड़ा किया है, इसलिए अगली बार से ये बकवास मत कीजिएगा। अब जो कुछ भी आपने किया है उसकी पनिशमेंट बुक करने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि इस बार हमारे डेविल आप में से किसी को नहीं छोड़ने वाले। वो कुछ देर में वहां पर पहुंच जाएंगे नंदिनी आंटी, कहते हुए मन्नत ने कॉल कट कर दिया। वही अमानत मन्नत की बातों को सुनकर सदमे में चली गई थी। उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। अमानत के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर दिग्विजय अग्रवाल ने कहा, सुन लिया तुमने अपने कानों से कि वो तुम्हारी असली मां नहीं है। तुम्हारी असली मां साक्षी थी और तुम्हारा बाप आयुष था, जो कि अग्रवाल का हिस्सा है। अग्रवाल का खून हो तुम अग्रवाल परिवार की वारिस हो। अब बताओ कि क्या तुम अभी भी अथर्व राठौर की फैमिली में जाना चाहोगी? अमानत के मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। उसने पूरी हिम्मत करके उनकी तरफ देखते हुए कहा, आप बकवास कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी मम्मा और हमारे डैडी हमारे ही हैं। ये जरूर किसी और की आवाज थी जो कि आपने हमारी मम्मा की तरह कर दी और हमें सुना दिया। हम आपकी बातों पर यकीन नहीं करने वाले। अमानत की बात सुनकर नंदिनी जी ने उसके पास आकर उसके दोनों हाथों को पकड़ते हुए कहा, अमानत, आप समझ क्यों नहीं रही? जो कुछ भी आपने सुना वही सब कुछ सच था। यही सच है कि आप इसी परिवार का खून है। अभी अभी आपने अपनी मां की बात सुनी और आपको ये भी पता है कि यही सच है। आपके झूठ कहने से सच और झूठ में फर्क नहीं पड़ने वाला है। मन्नत की आवाज अभी भी अमानत को अपने कानों में सुनाई दे रही थी। उसने आंसू भरी आंखों से अग्रवाल परिवार की तरफ देखते हुए कहा, हम नहीं मानने वाले। ये सच हो ही नहीं सकता। ये झूठ है और हम इस झूठ को नहीं मानेंगे। अमानत की बात सुनकर नंदिनी जी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अमानत, आपको हमारी बात पर यकीन करना ही होगा। सच यही है कि आप हमारे परिवार की बेटी है। सच यही है कि आप हमारे आयुष की आखिरी निशानी है। हम जानते हैं कि जब हमें आपको अपनाना चाहिए था तब हमने आपको अपनाया नहीं, पर अब हमें हमारी गलती का एहसास हो चुका है। सालों पहले ही हमने आपको अपने परिवार में लाने की कोशिश की थी, पर अथर्व आपको दोबारा वापस लेकर चले गए थे, पर अब और नहीं। अब आप बड़ी हो चुकी है और आपका हक बनता है कि आप अपनी असलियत को जाने। आपकी असलियत आपसे दूर थी। आपको आज तक इस अंधेरे में रखा गया कि आप राठौड़ परिवार का खून है, जबकि ये सच नहीं था। अब आपको हमारे साथ रहना चाहिए, अपने परिवार के साथ, अपने खून के साथ, क्योंकि खून के रिश्ते पानी से कई ज्यादा गाढ़े होते हैं। नंदनी जी की बात सुनकर अमानत ने उन्हें खुद से दूर करते हुए कहा, बकवास बंद कीजिए। हम आपको कभी अपना नहीं मानेंगे। हमारे अपने सिर्फ हमारे डैडी और हमारी मम्मा है। अमानत को लगातार अपनी बात को रिजेक्ट करते हुए देखकर दिग्विजय अग्रवाल ने गुस्से से कहा, अमानत, कब तक झूठ को सच मानकर आप सच पर पर्दा डालती रहेगी? सच यही है और सच आपको एक्सेप्ट करना ही होगा। वो अभी इतना कह ही रहे थे कि तभी उन्हें एक साथ कई सारे गन शॉट की आवाज सुनाई दी।
अमानत जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। वो समझ गई थी कि अथर्व यहाँ पर आ चुका है। अमानत के साथ साथ पूरा अग्रवाल परिवार भी समझ चुका था कि अथर्व यहाँ पर पहुँच चुका है। सब लोग बस दरवाजा टूटने का इंतजार कर रहे थे, जो कि कुछ ही देर में टूटने वाला था। अमानत आंसू भरी आंखों से दरवाजे की तरफ देख रही थी। उसने खुद से कहा, ऐसा नहीं हो सकता, आज हम हमारे डैडी से पूछेंगे। ये सच हो ही नहीं सकता, हमारे डैडी सिर्फ हमारे हैं और हम सच में उनकी बेटी है। हम अग्रवाल की ही बेटी नहीं हो सकते, हम राठौर परिवार की बेटी हैं। हमारी मम्मा, हमारे डैडी, हमारे भाई हमारे अपने हैं, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। अमानत खुद से ही बात कर रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। कुछ ही देर में दरवाजा टूट चुका था और अथर्व अपने आदमियों के साथ अंदर आ चुका था। अथर्व ने अंदर जाकर अग्रवाल परिवार के सभी लोगों की तरफ देखकर गुस्से से कहा, 10 साल पहले भी कहा था कि मेरी बेटी से दूर रहना, पर लगता है कि तुम लोगों को मौत के मुंह में जाने का कुछ ज्यादा ही शौक है। अथर्व की बात सुनकर दिग्विजय अग्रवाल ने अपनी बुरी मगर गुस्से भरी आवाज में कहा, हमने सालों पहले ही कहा था कि वो हमारी बेटी है और उसे हम अपने पास लेकर आएंगे, तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारे पास तुम्हारी खुद की औलाद है। अपने बेटे को रखो और हमारी बच्ची को हमें वापस दे दो। दिग्विजय अग्रवाल की बात अथर्व ने गुस्से से कहा, वो आपकी बेटी नहीं है, वो मेरी बेटी है। मैंने उसे बचपन से पाला है, मैंने उसे एक बाप का प्यार दिया है। अब जब वो बड़ी हो चुकी है तो तुम लोगों को लगता है कि तुम लोग आकर उस पर अपना हक जताओगे और मैं कुछ नहीं कहूंगा। अथर्व की बात सुनकर नंदिनी जी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अथर्व तुम मेरे बेटे आयुष के दोस्त हो, तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम जानते हो कि हमारे पास अब जीने का कोई सहारा नहीं है, तुम हमसे हमारी बच्ची को कैसे दूर कर सकते हो? नंदिनी जी की बात सुनकर अथर्व ने गुस्से से उनकी तरफ देखते हुए कहा, जब आपका बेटा मरा था तो आपने मेरी बेटी को मनहूस कहकर साइड में रख दिया था, भूल गए आप? अथर्व की बात सुनकर नंदिनी जी ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखकर अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, हम जानते हैं कि हमारी गलती माफी के लायक नहीं है, पर हम क्या करें? हम काफी ज्यादा टूट गए थे, हमारा बच्चा खोया था हमने। तुम सोच भी नहीं सकते कितनी ज्यादा तकलीफ में थे हम। उनकी बात सुनकर अथर्व ने हंसते हुए कहा, अच्छा तो आपकी तकलीफ इतनी ज्यादा बड़ी हो गई कि आपने एक मासूम सी बच्ची, जिसने कुछ ही वक्त पहले दुनिया में अपना पहला कदम रखा था, उसे मनहूस कहकर ठुकराने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। अथर्व की बात सुनकर नंदिनी जी और बाकी सब की नजरें शर्म से झुक गई। तभी दिग्विजय अग्रवाल ने गुस्से भरी आवाज में कहा, बहुत हो गई बकवास, जो गलती हम कर चुके हैं उस गलती को बार बार याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं है। हमें पता है कि हम गलत थे और अब हम हमारी गलती को सुधारना चाहते हैं। हम हमारे परिवार के खून को, हमारे परिवार की राजकुमारी को पूरे सम्मान के साथ एक्सेप्ट करना चाहते हैं। पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि हमारे परिवार का खून अभी भी है, हमारे परिवार की पीढ़ी खत्म नहीं हुई है, बल्कि हमारे परिवार की वारिस अमानत अग्रवाल अभी भी जिंदा है। अथर्व ने गुस्से से कहा, बकवास बंद करो। कहते हुए अथर्व ने अमानत की तरफ देखा, जो कि आंसू भरी आंखों से उसी की तरफ देख रही थी। अथर्व ने अपनी दोनों बाहें खोलकर प्यार से कहा, प्रिंसेस। अथर्व की बात सुनकर अमानत जल्दी से अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई और दौड़ते हुए सीधा अथर्व के गले से जाकर लग गई। उसने रोते हुए कहा, डैडी ये सच नहीं है ना? डैडी यही सच है ना कि आप हमारे डैडी हो? ये लोग झूठ बोल रहे हैं ना कि हम आयुष पापा और साक्षी माँ की बेटी है? डैडी बोलो ना, ये लोग बोल रहे हैं कि हमारे रगों में राठौर परिवार का खून नहीं दौड़ता, ये झूठ है ना डैडी? बोलो ना कि सच यही है कि हम आपकी बेटी है? अमानत लगातार रोते हुए एक ही बात रिपीट कर रही थी। अथर्व ने अमानत की तरफ देखकर उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर उसके आंसू साफ करते हुए कहा, अमानत बच्चा, अपनी आंखों में आए आंसुओं को साफ करो, बेफिजूल में रोने की जरूरत नहीं है। सच क्या है और झूठ क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ। सच यही है कि आप अग्रवाल परिवार का खून है। अथर्व की बात सुनकर अमानत की आंखों से पानी की तरह आंसू बहने लगे, साथ ही उसके कदम डगमगने लगे। अथर्व ने जल्दी से उसे संभालते हुए कहा, अमानत मेरी बात सुनो। अमानत ने रोते हुए कहा, नहीं ये झूठ है, ये सच नहीं हो सकता, हम आपकी बेटी हैं, हम आपकी बेटी है। ये झूठ है, हम आपकी बेटी है, आप बोलो ना कि हम आपकी बेटी है। कहते हुए अमानत लगातार रो रही थी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।